हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। ईआर डायग्राम टॉपिक है, डीवीएमएस का ही टॉपिक है। इसको हम लोग देखते हैं ये क्या है। मतलब अब आप कुमनव गेट सीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के वीडियोज देख सकते हैं और कंप्लीट गेट के सिलेबस के लिए कुमनव गेट सीएसई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में और सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का स्टडी करिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। मतलब क्या, डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते हैं, नंबर से यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक डिफरेंट टाइप का डीवीएमएस का क्वेश्चन होगा। जैसे कि प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, नंबर ऑफ टेबल्स हो गया, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ईआर डायग्राम एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब कभी एक चीज नोटिस किए होगे, जब कभी एक मतलब हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, एक घर बनता है, तो उसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले। अब कुछ लोग सोच रहे हो क्या, अच्छा हाउस का कंस्ट्रक्शन है तो क्या करेंगे, ठेकेदार है जो बनाने का, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, वो लोग से बात करेंगे, उसको मटेरियल ला कर देंगे, वो कंस्ट्रक्ट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है उसको ये आइडिया नहीं है। अमूमन तौर पर हम बात कर रहे हैं, अगर छोटा मोटा घर बनता है तो डायरेक्टली मतलब कंस्ट्रक्शन वाले को बोलकर बनवाया जाता है। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है, उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मतलब क्या, सिविल इंजीनियर जो है वो क्या करेगा कि उसके स्ट्रक्चर को बनाएगा कि मतलब इतना एरिया में कितना बेडरूम होना चाहिए, कितना बालकनी होना चाहिए, कितना डाइनिंग हॉल होना चाहिए, किस तरीके से किचन होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, और क्या क्या डायमेंशन होगा सबका। समझ रहे हो, एक स्केच। ठीक है, अभी घर बना नहीं है, लेकिन उसके पहले एक आउटलाइन एक ड्रॉ किया जाता है कि जिसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो वर्कर है वो कंस्ट्रक्ट करेगा उसको। ठीक है, समझ रहे हो बात को। मतलब क्या, एक आउटलाइन पहले ही डिजाइन कर लिया गया है कि इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है। और इस आउटलाइन में क्या है, हर एक चीज बारीकी से लिखा हुआ है कि अगर रूम है तो रूम का डायमेंशन क्या है, किस साइड में गेट होगा, कहाँ पर डाइनिंग हॉल होगा, मेन एंट्री कैसा होगा। ठीक है, ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक आउटलाइन मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात को। मतलब उस घर का, जो घर को कंस्ट्रक्ट करवाना है, उसके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले तैयार किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग या बोल सकते हो क्या, जैसे एक इंजीनियर से नक्शा बनवाने गए हैं, जो मतलब एक हाउस का जो कंस्ट्रक्शन का स्केच होता है उसको नक्शा नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, अगर नक्शा बनवाने गए हो, उसको बताना होता है क्या कि अच्छा यहाँ पर दो भाई है, दो भाई का घर है, तो इस तरीके से बनवाओ कि अगर इन फ्यूचर डिवीजन किया जाए हाउस का तो दोनों का सेपरेट एक स्पेस रहे दोनों का। ठीक है, दोनों का सेपरेट एक स्पेस रहे, अपना अपना स्पेस में दोनों रह ले। ठीक है, इसके लिए क्या है, पहले नीड को बताया गया कि भाई मेरा जो लैंड है, मेरा जमीन है, जमीन का इतना डायमेंशन है और मेरा नीड ऐसा है कि दो लोग हैं, दो भाई हैं, दोनों का वो हिस्सा में आ रहा है, दोनों का हिस्सा में वो लैंड आ रहा है, दोनों के लिए घर बनाना है ऐसा कि दोनों का नीड फुलफिल हो जाए, दो फैमिली वहां रह जाए। ठीक है, मतलब क्या, दो फ्लैट हम बोल सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें, बोल सकते हैं क्या कि दो फ्लैट हमको बनवाना है इतना एरिया में ही। ठीक है, मतलब क्या है, एक नीड भी तो बताए हो, क्या नीड है, किस टाइप का हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। मान लो कोई बड़ा सा एरिया है जहां पर स्कूल का कंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है, कोई कॉलेज का कंस्ट्रक्शन होना है, उसके लिए बताना होगा कि कॉलेज का कंस्ट्रक्शन है तो इसमें एक मैनेजमेंट ब्लॉक ऐसा होगा, सीएसआईटी ब्लॉक ऐसा होगा, या फिर सीएस ब्लॉक अलग है, आईटी ब्लॉक अलग है, ईसी का ब्लॉक अलग है, मैकेनिकल का ब्लॉक अलग है, कहीं वर्कशॉप होगा। ठीक है, हर चीज वहां पर बताना होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा इंजीनियर, एक आउटलाइन तैयार करेगा। उस आउटलाइन को, वो जो आउटलाइन रहेगा क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम बनाया जाएगा कि यहाँ पर ऐसा हॉल है, यहाँ पर एक क्लासरूम बनेगा, यहाँ पर एक लैब बनेगा, यहाँ पर ऐसे जाने का रास्ता है, सारा कुछ उसमें बताया हुआ रहेगा डायमेंशन के साथ में। तो इंजीनियर है, ये जो डायग्राम बना रहा था कैसे बनाया, उसको नीड बताया गया है, उसको नीड बताया गया है। ठीक है, वो पहले एक आउटलाइन बनाया, उसके बाद में ऑनर को बताया कि ऐसा ऐसा हम बना रहे हैं, ये आपको ठीक लग रहा है तो बताइए, नहीं कुछ चेंजेस अगर चाहिए कुछ चेंजेस भी बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे डिजाइन को।
समझ रहे हो बात को? बस यही चीजें यहाँ भी देखने वाले हैं कि यह डायग्राम होता क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यह डायग्राम का फुल फॉर्म क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हम डीवीएमएस में कर क्या रहे थे, डीवीएमएस एक आम तौर पर अगर बात करें तो डीवीएमएस था क्या कि हम डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, सिस्टम में हम डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं और इस तरीके से हम स्टोर करना चाहते हैं कि जब कभी हमको उस डेटा का जरूरत पड़े, उस डेटा का रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसको आसान तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, कम टाइम में हम एक्सेस कर सकते हैं, यही चीज होता है। तो जब हम एक्सेस कर सकते हैं आसान तरीके से, मतलब हम क्या बताए थे कि डीवीएमएस होता है जो RDBMS, एक रिलेशनल डीवीएमएस मॉडल में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, डीवीएमएस का बहुत सारा मॉडल्स है, वो सारा कुछ हम बेसिक्स में कवर किए हैं। ठीक है, और भी मॉडल्स होता है डीवीएमएस का। ठीक है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग को जो सिलेबस में है वो क्या है, रिलेशनल डीवीएमएस। ठीक है, रिलेशनल डीवीएमएस में क्या होता है, जितना भी डेटा है उसको हम टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, टेबल के फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, टेबल का खासियत क्या होता है भाई, क्या कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टर होल्ड करता है टेबल, तो उस टेबल में की रहता है, जैसे क्या अल्टरनेट की हो गया, प्राइमरी की हो गया, सेकेंडरी की हो गया, सबका इंपॉर्टेंस है, सबका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अल्टरनेट की कितना सारा होगा, ठीक है, प्राइमरी की कितना सारा होगा, जिसके हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग के लिए बाद में, इसके बाद में कुछ टॉपिक आएगा क्या, कुछ टॉपिक आएगा क्या, एक एसक्यूएल लैंग्वेज होता है, जिस लैंग्वेज के हेल्प से हम डीवीएमएस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एसक्यूएल एक लैंग्वेज होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे कि डीवीएमएस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहां पर कुछ सर्च करना है तो हम सर्च कर सकते हैं। उसके बीच में एक और भी चीज आएगा, इंडेक्सिंग या फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके हेल्प से क्या करते हैं कि बहुत कम टाइम में हम सर्च कर सकते हैं डेटा को, जो डेटा हम स्टोर किए हैं टेबल फॉर्मेट में, बहुत कम टाइम में हम सर्च कर सकते हैं। और इस सब चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर टेबल में की होना जरूरी है, उस पर्टिकुलर टेबल में की होना जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, एकदम आसान तरीके से हम बता रहे हैं। अभी हो सकता है नया चीज है, थोड़ा नया चीज है, थोड़ा टाइम दो। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि डीवीएमएस का टॉपिक इस तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर क्या है, हर एक टॉपिक में कुछ नया चीज आएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक में कुछ नया चीज आएगा। जैसे क्या, नॉर्मलाइजेशन देखे थे, वहां पर अलग चीज हम लोग देख रहे थे, नॉर्मलाइजेशन टोटली डिफरेंट था। यहाँ पर क्या है कि यह डायग्राम हम नॉर्मलाइजेशन के बाद इसलिए हम बता रहे हैं। अभी सोच रहे हो क्या कि अच्छा, तो अगर यह डायग्राम बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसा कि बताया कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डीवीएमएस का, तो सबसे स्टार्टिंग में तो यही पढ़ना चाहिए था। यही सोच रहे होगे, सबसे स्टार्टिंग में इसी को कवर करते, उसके बाद में हम लोग नॉर्मलाइजेशन को देखते। लेकिन हम इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद में यह डायग्राम हम कवर कर रहे हैं क्योंकि यह डायग्राम का कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन भी पूछा जाएगा, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्या बता दिया गया क्या कि ऐसा ऐसा डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, तो बताओ कि अगर 2NF डिजाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2NF डिजाइन को सेटिस्फाई करना है, तो कितना सारा टेबल चाहिए हम लोग को, जिसमें कि डेटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसमें कि सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर कितना सारा फॉरेन की चाहिए। समझ रहे हो बात को? इसलिए हम यह डायग्राम को नॉर्मलाइजेशन के बाद में रखे हैं, ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, यह डायग्राम के साथ में जो नॉर्मलाइजेशन को मिक्स करके हम क्वेश्चन लाएंगे, जो सारा कुछ यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि ओवरऑल अगर समझ लो, थोड़ा सा टाइम दो अगर, तो बहुत ही आसान रहेगा। क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है ना, डायग्राम है ना। डायग्राम क्या होता है, विजुलाइज करना आसान होता है, डायग्राम में दिखता है हर चीज, डायग्राम में हर चीज दिखता है। जैसे एसक्यूएल है, लैंग्वेज है, उसमें क्या है, डायग्राम नहीं होगा। वहां पर क्या है, एक टर्म है, इस टर्म का डिफिनेशन है, इस टर्म को डिफिनेशन को हमेशा रिकॉल करना रहेगा। यहाँ पर क्या है, विजुअल्स है कि दिखा हुआ रहेगा कि अच्छा ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा की है, इतना टाइप का एट्रीब्यूट्स है, एक टेबल को दूसरे टेबल से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप भी है यहाँ पर।
एक टेबल को, मान लो मेरा डेटा 4 टेबल में स्टोर हो सकता है, ठीक है। मेरे पास कुछ डेटा है जिसको स्टोर अगर हम करेंगे RDBMS टेबल के अकॉर्डिंग, अगर RDBMS का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टोर करते हैं DBMS में, तो हमको रिक्वायरमेंट है 4 टेबल। तो ऐसा तो नहीं है कि चारों को हम आइसोलेट कर दें कि अच्छा एक टेबल अलग हो गया, एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, एक अलग हो गया। ऐसा चारों को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। उस चारों में कुछ ना कुछ रिलेशन रखना होगा हम लोग को, क्योंकि है तो एक ही ग्रुप का डेटा एक तरीके से है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल डेटा है जो मेरा एक ग्रुप का डेटा है, ठीक है। जैसे क्या, मान लो एक कॉलेज का डेटा है, ठीक है। एक कॉलेज में एक क्लासरूम हो गया, मान लो CSIT ब्लॉक है, ठीक है। CSIT ब्लॉक में क्या है कि कंप्यूटर साइंस का एक अलग से क्लासरूम हो गया, ठीक है। IT डिपार्टमेंट का एक अलग से क्लासरूम हो गया, ठीक है। एक मैनेजमेंट अलग से है। तो मैनेजमेंट में जो लोग भी हैं वो सबके डेटा को, कितने सारे मैनेजमेंट क्या हो गया, कितने सारे फैकल्टी हैं, बहुत सारा चीज उसमें रहेगा, कितना HOD है, कितना लैब का असिस्टेंट है, सारा कुछ रहेगा एक टेबल में। और एक और क्या हो गया, एक हो गया क्या कि क्लासरूम के लिए एक टेबल हो गया, ठीक है। तो क्लासरूम के लिए है तो कौन सा स्टूडेंट कौन से लैब में जा रहा है, मतलब क्या, इस स्टूडेंट का गाइड कौन है, इसका मेंटर कौन है, वो कहां से आएगा, फैकल्टी है, ठीक है। वो मैनेजमेंट में रहेगा। तो फैकल्टी जब है तो हम कैसे रिलेट करेंगे, कैसे करेंगे एक टेबल को दूसरे टेबल से, कैसे हम रिलेट करेंगे, कैसे हम लिंक करेंगे, समझ रहे हो बात को। यही सारा चीज हम देखने वाले हैं। मतलब क्या कि किस तरीके से हम टेबल को डिजाइन करेंगे, किस तरीके से दो टेबल के बीच का रिलेशन होगा, या दो से ज्यादा टेबल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही टेबल रहे। हो सकता है कि ऐसा रिलेशन है जो 4 टेबल को एक साथ में रिलेट कर रहा है, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को। एकदम आसान चीज है, थोड़ा नया टॉपिक है, थोड़ा लग रहा होगा कि अच्छा क्या क्या नया चीज आ गया है, टेबल है, रिलेशनशिप है, कैसे इसको देखेंगे। कुछ लोग अपना रिलेशनशिप में चले गए होंगे, तो अपना रिलेशनशिप को अभी नहीं लाओ, ठीक है। अरे गेट का सिलेबस है, थोड़ा समझो इसको, टाइम देकर समझो, और हम एकदम आसान तरीके से सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। बस सुनते रहो, हर चीज समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम थ्योरी बताने वाले हैं, यह डायग्राम को लेकर हम थोड़ा सा थ्योरी बताने वाले हैं। उसके बाद में क्या है, हम गेट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो थ्योरी बताने के बाद में कुछ आसान क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उसके बाद में सीधा हम लोग गेट क्वेश्चंस पर आएंगे, और बहुत ही आसान रहेगा। ऐसा क्वेश्चंस रहेगा जो कि डायरेक्टली तुम देख कर बता सकते हो। इसका बेनिफिट यही है, ये टॉपिक पढ़ने का बेनिफिट यही है कि अगर ये टॉपिक सही से समझे हुए हो, इससे जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में हार्डली 2 मिनट लगने वाला है। 1 मिनट में क्वेश्चन को समझ लोगे, और 1 मिनट हार्डली, अगर मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी है, थोड़ा स्लो भी अगर करते हो, थोड़ा स्लोली भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उतना स्पीड अभी नहीं आया है, फिर भी एक्यूरेटली अगर सॉल्व करना है, एकदम अच्छा एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व करना है, तो 2 मिनट में क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर 2 मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं लेगा। यहाँ हो सकता है 1 मिनट में बन जाए, 1.5 मिनट में ही बन जाए, लेकिन 2 मिनट मैक्सिमम यहाँ का टाइम है। मतलब क्या है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसलिए टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हम थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं यहाँ के बारे में, जो बेसिक चीज हम बताए ना है। मतलब क्या है कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम लोग थोड़ा और इलेबरेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। जैसे क्या कि मान लो हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, अगर सिस्टम में एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। मतलब क्या, हम लोग का लैंग्वेज क्या हो गया, जैसे C++, जावा, मतलब पाइथन, ये सब क्या हो गया, हम लोग का लैंग्वेज हो गया। सिस्टम तो नहीं समझ रहा है। बस वही चीज है, हम लोग हाई लेवल में लिखते हैं, मशीन उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन करेगा, कंपाइलर काम कर रहा था, ठीक है। यही चीज यहाँ भी है। हम लोग क्या अपने अकॉर्डिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट हम बनाए हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे
कि उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो बनाया गया है इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन को साथ में रखकर हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को साथ में रखेंगे, उसके साथ में एसक्यूएल भी रहेगा, लैंग्वेज रहेगा। ये तीनों को मिलाकर ईआर डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, ये तीनों को मिलाकर हम लोग डीबीएमएस को इंप्लीमेंट करेंगे। बस यही चीज है यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम लोग डीबीएमएस का इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो ईआर डायग्राम क्या हो गया, एक बेसिक मतलब रूट बोल सकते हो इसको, एकदम बेसिक ब्लॉक हो गया। ठीक है, यहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। यहां से ही हम कुछ भी काम करना है डीबीएमएस के डिजाइन का तो यहां से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट रहता है बीटेक में। ठीक है, वहां हम क्या देखते थे कि वहां पर एक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से वाटरफ्लो मॉडल हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारा मॉडल था जिसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं क्या, जैसे सॉफ्टवेयर इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक मॉडल बनाते थे। ठीक है, उसको हम लोग यूएमएल बोलते थे। ठीक है, ईआर डायग्राम भी ऐसा ही है, सेम उसी तरीके से ईआर डायग्राम भी है। ठीक है, अब कुछ जो लोग नहीं पढ़े हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम फ्रेश, अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी हर चीज यहाँ समझ में आएगा, हर एक चीज हम बारीकी से बताने वाले हैं, हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल चीज है जिसको एक बार हम गो थ्रू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आएगा, किस तरीके से डायग्राम बनाना है, डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स होगा। ठीक है, जैसे डायग्राम बना रहे हैं उसमें क्या रहेगा, कुछ कंपोनेंट्स हो, जैसे एट्रीब्यूट के लिए कैसा सिंबल हम यूज करने वाले हैं, टेबल के लिए कैसा सिंबल यूज करने वाले हैं, और भी कुछ नया नया चीज रहे, जैसे रिलेशनशिप है, एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करना है, उसके लिए किस टाइप का सिंबल हम यूज करने वाले हैं। क्योंकि सिंबल्स रहेगा तब तो हम समझ पाएंगे अच्छा ये डिजाइन में ऐसा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ऐसा दिख रहा है, यहाँ ऐसा दिख रहा है, तब तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज है, एक बार गो थ्रू करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल चीज है उसको हम समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर हम इससे कंपोनेंट्स को बताएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज देखो क्या है कि ईआर डायग्राम का अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, अच्छा ब्राइटनेस सही है, इसमें देखते हैं तो ईआर डायग्राम में होता क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है। इसके बाद हम देखोगे क्या है, ईआर मॉडल इज मेंट फॉर हाई लेवल डीबी डिजाइन। अच्छा, डीबी नहीं डीबी है एक्चुअली, ये हाई लेवल डेटाबेस डिजाइन है। ठीक है, हाई लेवल डेटाबेस डिजाइन है, मतलब क्या है, हम लोग जो बना रहे हैं हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, डीबी में तो नहीं समझ सकता है चीज, सिस्टम तो नहीं समझ सकता है, हम लोग समझ सकते हैं, अपने लिए बना रहे हैं। मतलब क्या है, ये हाई लेवल डिजाइन है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज हो रहा था, C++ क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज था, सिस्टम नहीं समझ रहा है, मशीन नहीं समझ रहा है, हम लोग अपने समझने के लिए अभी बनाए हैं। ठीक है, इसलिए क्या हाई लेवल डिजाइन है। तो हाई लेवल डिजाइन है एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीबी डिजाइन, मतलब क्या, डेटाबेस का जो डिजाइन है इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके बाद हम देखो ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीबी डिजाइन रिप्रेजेंटेड बाय डायग्रामेटिक अप्रोच यूजिंग ईआर मॉडल। मतलब क्या, ईआर मॉडल के हेल्प से हम लोग जो डेटाबेस का डिजाइन है उसको डायग्राम के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज तो हम अभी बता रहे थे, सेम चीज हम बता रहे थे कि डायग्राम के फॉर्मेट में पहले हम डेटाबेस के डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद में आगे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, एसक्यूएल की हेल्प से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है डेटाबेस को बनाने के लिए, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, स्टेप्स टू डिजाइन डेटाबेस। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होता है, जैसे क्या, एक हाई लेवल डीबी डिजाइन होगा जो कि हम लोग कर रहे होंगे, सिस्टम नहीं समझ रहा है अभी। ठीक है, हम लोग कर रहे होंगे। क्या क्या इसमें स्टेप है भाई, सबसे पहला चीज है रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला चीज है रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मतलब किस टाइप का डेटा है और क्या क्या ऑपरेशन हम करने वाले हैं उस डेटा पर, उस डेटा पर क्या क्या ऑपरेशन हम करने वाले हैं। जैसे क्या, एक क्लास का मान लो रिजल्ट का एक टेबल है जिसमें क्या है, मान लो बहुत सारा सब्जेक्ट्स हो गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, एल्गोरिथम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सब में अलग अलग मार्क्स है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मार्क्स आया है, फिर CN में कुछ मार्क्स आया है, TOC में कुछ मार्क्स आया है। हम चाहते हैं क्या
कि परसेंटेज फाइंड कर ले। हम चाहते हैं क्या, परसेंटेज फाइंड कर ले। या फिर मान लो 50 स्टूडेंट्स का अगर डेटा है तो हम चाहते हैं क्या कि मोर देन 60% कितना स्टूडेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में लाया है। ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अगर एक एक देखेंगे, पहला देखे लाया है नहीं कहीं नोट किया, दूसरा देखे लाया है नहीं नोट किए, इसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग है। इस टाइम को कम करने के लिए ही डेटाबेस बनाया गया है। जैसे क्या, एक हम एसक्यूएल का क्वेरी लिखेंगे, एक बार में सारा लिस्ट हमको मिल जाएगा। एक हम एसक्यूएल का क्वेरी लिखेंगे, उसके हेल्प से सारा लिस्ट हमको एक बार में मिल जाएगा। कितना लोग ऐसा है, कितना सारा स्टूडेंट्स ऐसा है जिसका कि मोर देन 60% मार्क्स आया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस सब्जेक्ट का ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स है दोनों मिलाकर वो मोर देन 60% है। ठीक है, एक बार में एक कमांड में हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, यही बातें यहाँ कर रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है और क्या क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसे पहला स्टेप्स हो गया हम लोग का। ठीक है, ये कहां पर है, हाई लेवल डीबी डिजाइन में हो रहा है। जैसे क्या, घर का नक्शा बनाना है तो पहले पूछ लिया कि जमीन का एरिया कितना है ये बता दो, क्या क्या और रिक्वायरमेंट। जैसे दो भाई है तो इन फ्यूचर अगर दोनों का बंटवारा हो जाए, दोनों का डिवीजन हो जाए तो कैसे कैसे डिवाइड हुआ, इजीली डिवाइड हो जाए, ऐसा नक्शा हमको बना कर दो। बस वही चीज यहाँ पर है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं उस पर और क्या टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, इसके अगला क्या है, कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डीबी डिजाइन। मतलब क्या है, कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल क्या, एक तरीके से बोल सकते हैं क्या कि जो इंटरनली जब डीबी डिजाइन जो है उसमें एक टेबल है, एक टेबल को दूसरे टेबल से हम रिलेट कैसे कर रहे होंगे, मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा एग्जिस्ट करेगा, किस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके अभी नहीं समझ में आ रहा, रिलेशनशिप लग रहा हो कि अच्छा किस तरीके से रिलेशनशिप है। लेकिन एक बात बताओ कि मान लो एक कॉलेज में एक क्लासरूम का डेटा है। ठीक है, एक कॉलेज का एक क्लासरूम का एक टेबल में हम डेटा स्टोर किए हैं, बहुत सारा स्टूडेंट्स है। ठीक है, एक कॉलेज में बहुत सारा कोर्स भी चल रहा है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट को इनरोल कर रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो एक कोर्स का एक टेबल हो गया। ठीक है, इतना सारा कोर्सेज अवेलेबल है एक कॉलेज में, एक स्टूडेंट का डेटा हो गया, इतना सारा स्टूडेंट है जो एडमिशन लिया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या है कंप्यूटर साइंस में गया है। ठीक है, तो अब सीएस वाले से रिलेट करना है, क्या हो गया, इनरोलमेंट का एक रहेगा रिलेशनशिप। इनरोल क्या है, इनरोल एक तरह का रिलेशनशिप है जो स्टूडेंट के डेटा को और कोर्स के डेटा को दोनों को रिलेट कर रहा है। ठीक है, इनरोल ये मतलब एक रिलेशनशिप है, वो कैसे लिखा जाएगा भाई, ये भी एक टेबल के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा, क्योंकि डीबीएमएस में हर एक चीज जो कुछ भी स्टोर करना है हर एक चीज टेबल के फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, एक स्टूडेंट का टेबल हो गया, एक कोर्स का टेबल हो गया और एक रिलेशनशिप का भी टेबल हो गया कि स्टूडेंट और कोर्सेज में क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए भी एक टेबल है जिसको क्या है हम लोग बोल रहे हैं रिलेशनशिप का टेबल बोल रहे हैं। क्या है, इनरोल यहाँ पर नाम है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स को इनरोल कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट है जो कौन से कोर्स को इनरोल कर रहा है, ये क्या है इनरोल वाले टेबल में है। हम लोग चाहिए क्या, हम लोग को क्या चाहिए कि मिनिमम स्पेस में काम हो जाए, यही चाहिए ना। हम लोग क्या चाहते हैं, टाइम कम लगे और स्पेस कम लगे, हम लोग का पर्पस तो यही है। ओवरऑल अगर थीमेटिकली देखा जाए तो जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, इससे एल्गोरिथम ही पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या देख रहे थे, कम टाइम में किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, ऐसा प्रोग्राम लिखना है, कम स्पेस कंज्यूम हो। वही चीज यहाँ भी है, कम स्पेस लगे मतलब नंबर ऑफ टेबल्स कम रहे, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितना लगेगा। ठीक है, और साथ में टाइम भी कम लगना चाहिए। ठीक है, तो इनरोल का जो टेबल है, जो ऐसा पॉसिबल है क्या कि इनरोल वाला जो टेबल है जो स्टूडेंट के साथ में ही स्टोर कर ले, मतलब स्टूडेंट और इनरोल का टेबल एक ही रहे, या फिर इनरोल को कोर्स के साथ में हम एक साथ में रख लें कि कोर्स और इनरोल का टेबल एक ही रहे, ऐसा पॉसिबल है क्या, ये देखेंगे आगे हम लोग। कहीं कहीं ऐसा पॉसिबल होगा, कहीं कहीं क्या होगा, इनरोल का इंडिविजुअल एक टेबल रखना कंपलसरी होगा। मतलब क्या, इनरोल का जो टेबल है ना तो हम स्टूडेंट के साथ में मिक्स कर सकते हैं, ना तो हम लोग कोर्सेज के साथ में मिक्स कर सकते हैं।
कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा, कहीं कहीं क्या रहेगा कि इनरोल वाले टेबल को हम लोग स्टूडेंट के साथ में मर्ज कर दिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, या फिर इनरोल वाले टेबल को हम लोग कोर्सेज के साथ में मर्ज कर लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो पॉसिबल वेज देखेंगे या क्या चीज पॉसिबल है और क्यों नहीं पॉसिबल है। कब ऐसा होगा कि इनरोल के टेबल को हम स्टूडेंट के साथ में अटैच नहीं कर सकते हैं, क्यों ऐसा, क्या रीजन हुआ होगा। ठीक है, ये सारे रीजंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, यही चीज है क्या, कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डीबी डिजाइन। मतलब क्या, इट मींस वी डिजाइन टेबल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स यूजिंग ईआर डायग्राम। मतलब ईआर डायग्राम की हेल्प से क्या करेंगे, टेबल को हम डिजाइन करेंगे और साथ में इंटर टेबल अगर बोले कि एक टेबल का दूसरे टेबल से क्या रिलेशन होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअल और लॉजिकल डीबी डिजाइन में यही चीज देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए टेबल के बीच का। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हाई लेवल डीबी डिजाइन। ये हो गया हाई लेवल डीबी डिजाइन जो हम लोग ईआर डायग्राम में डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद का जो स्टेप है कि डीबी डिजाइन कैसे करेंगे, सिस्टम में कैसे ये काम कर रहा होगा, सिस्टम में हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है, कन्वर्ट ईआर डायग्राम डेटा टू RDBMS टेबल एंड अप्लाई नॉर्मलाइजेशन टू रिड्यूस द एनोमलीज। ठीक है, मतलब क्या है कि जो कुछ हम डायग्राम के फॉर्मेट में बनाए हैं उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिस्टम में कि एनोमलीज कम है। जैसे क्या, डिलीशन एनोमली हुआ करता था, अपडेशन एनोमली क्या था, ये सारा कुछ बेसिक्स में हम कवर किए हैं। ठीक है, जो बेसिक्स है स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन है डीबीएमएस का वीडियो, उसके अगला जो 3 वीडियो है उसमें क्या है, बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस लिखा हुआ है, वो तीनों वीडियो में हम कवर किए हैं क्या क्या टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर सही तरीके से नॉर्मलाइजेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है टेबल, डेटाबेस अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या, डिलीशन एनोमली में क्या होगा कि हम डिलीट कुछ और करना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम डिलीट करते हैं उस पार्टिकुलर चीज को, उस पार्टिकुलर डेटा को हम डिलीट करते हैं, कुछ और डेटा भी डिलीट हो जा रहा है। या फिर हम अपडेट करना चाह रहे हैं, कुछ अपडेट हम कुछ और करते हैं, उसके चलते अपडेशन कहीं और भी हो जा रहा है, बाय डिफॉल्ट अपडेशन हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर सही तरीके से नॉर्मलाइजेशन को फुलफिल नहीं किया गया है, तब ऐसा होता है। ठीक है, समझ रहे हो। बस यही चीज यहाँ देखना है क्या कि जो हम ईआर डायग्राम बनाए हैं इसको हम नॉर्मलाइजेशन इस पर अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा नॉर्मल फॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लो 3NF को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम कैसे इसमें क्या करेंगे, कैसे फर्दर हम टेबल को डिवाइड करेंगे, टेबल को फिर से हम किस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं कि 3NF को भी सेटिस्फाई कर ले या फिर BCNF को भी सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद में क्या है, अप्लाई आफ्टर दैट इंप्लीमेंट टेबल यूजिंग SQL कमांड। ठीक है, SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। मतलब क्या, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजाइन बनाया गया था, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। इसके हेल्प से हम लोग डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, जैसे टेबल को हम क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप का टेबल को हम क्रिएट करेंगे। ये सारा कुछ हम कैसे लिखेंगे, कमांड लिख रहेगा। मतलब क्या है, वो एक लैंग्वेज है SQL, उसके फॉर्मेट में हम लिख रहे होंगे। ठीक है, नॉर्मली जो डायग्राम बनाए हैं वो हम लोग अपने लिए बनाए हैं, सिस्टम में वो टेबल के फॉर्मेट में रहेगा। तो टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, SQL की हेल्प से करेंगे। तो ईआर डायग्राम का जो अगला टॉपिक होगा, ईआर डायग्राम के जो बाद का टॉपिक है, इसके अगला टॉपिक SQL हम बताने वाले हैं और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वहां से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, हमेशा ही कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले ईआर डायग्राम हम अच्छे से देखते हैं, उसके बाद में SQL पर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग हाई लेवल डीबी डिजाइन देखने वाले हैं। इसके अगला स्टेप जो रहेगा हम लोग का, जो क्या रहेगा कि लो लेवल डीबी डिजाइन देखेंगे। मतलब क्या, नॉर्मलाइजेशन हम लोग कर रहे होंगे, जो हम बनाए हैं, एक आउटलाइन जो बनाए हैं उसको नॉर्मलाइज फॉर्म को हम सेटिस्फाई करवा रहे होंगे। उसके बाद SQL के हेल्प से हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो SQL कमांड से इंप्लीमेंट करना है। एंड फिजिकल डेटाबेस डिजाइन मीन्स इंडेक्सिंग डिजाइन। मतलब क्या, इंडेक्सिंग भी कर रहे होंगे। अब बोलो क्या इंडेक्सिंग क्या है भाई, सिंपल बताओ। जैसे हम बोले थे स्टार्टिंग में बोले थे कि प्राइमरी की होगा, अल्टरनेट की होगा,
ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इसके हेल्प से हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो सर्चिंग को आसान बनाने के लिए, कम टाइम में सर्चिंग हो जाए, कम टाइम में सर्च हो जाए, कोई भी डेटा जब हम सर्च करना चाह रहे हैं वो कम टाइम में हो जाए, इसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग का भी यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, एक अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है और अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है ये भी। एसक्यूएल के बाद हम बताएंगे, ईआर डायग्राम के बाद में क्या है, एसक्यूएल हम बताने वाले हैं, उसके बाद में इंडेक्सिंग हम बताने वाले हैं, और लास्ट टॉपिक जो होगा जो ट्रांजैक्शन रहेगा। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर क्या कि इंडेक्सिंग को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में नाउ मेक यूजर इंटरफेस डिजाइन, मतलब क्या है कि यूजर को क्या दिखना चाहिए। मान लो हम डेटाबेस को हम डिजाइन कर दिया, ठीक है, हम कौन है भाई, हम डेवलपर हैं, हम है डेवलपर। मेरे सामने एक कस्टमर आया, बोला कि ऐसा ऐसा डेटाबेस हमको चाहिए, ठीक है, वो अपना रिक्वायरमेंट्स बताया। हम पहले एक ईआर मॉडल से, ईआर डायग्राम के हेल्प से हम एक उसका आउटलाइन बना लिए, फिर उसको एसक्यूएल कमांड के हेल्प से हम लोग क्या किए, इंप्लीमेंट किए, और एसक्यूएल और ईआर डायग्राम के बीच में हम लोग क्या किए थे, नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट कर रहे थे, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करवा रहे थे, साथ में इंडेक्सिंग का यूज कर रहे थे। ये सब करते हुए एसक्यूएल कमांड के हेल्प से हम क्या किए, इंप्लीमेंट कर दिए, मतलब डेटाबेस का डिजाइन रेडी हो गया है। ठीक है, तो इसके बीच में एक और चीज भी तो ध्यान रखना होगा कि हम जो इतना चीज बताए हैं, तो मेरे पास में मान लो डीबीएमएस का नॉलेज है, ठीक है, हम तो इंटरनल चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर है जो इंडस्ट्री में यूज कर रहा होगा मेरे डेटाबेस को डिजाइन का, मेरे डेटाबेस डिजाइन को जो यूज कर रहा है इंडस्ट्री में, उसके पास तो ये नॉलेज नहीं है, तो उसको हर चीज हम नहीं दिखा सकते हैं। हम जो डेवलप किए हैं डेटाबेस से, वो उसका हर एक चीज हम इंटरनली नहीं दिखा सकते। हम क्या करेंगे, जो उसका रिक्वायरमेंट है बस वही इंटरफेस उसको दिखेगा, उस इंटरफेस पर वो अपना डेटा को इंटर कर लेगा, वहां से एक्सेस कर लेगा। जैसे क्या, मान लो हम लोग एक नॉर्मल एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ठीक है, मान लो कोई गेम का एप्लीकेशन है, कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, उसका हम यूज करते हैं। इंटरनली कैसे कोडिंग किया गया वो हमको थोड़ी पता होता है, इंटरनली कोडिंग कैसे किया गया नहीं पता होता है। हम लोग क्या रहता है, एक यूजर इंटरफेस रहता है जहां से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, उस गेम को हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनली कोडिंग कैसा है, उसका ना तो हमको जरूरत है ना तो हमको दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर दिखाया जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूजर को आसान बनाने के लिए कि इजीली यूज कर सकता है, एक यूजर इंटरफेस डिजाइन करना होता है, उसके साथ में सिक्योरिटी रीजन्स भी रहता है। कोई ऐसा यूजर नहीं रहे जो डेटाबेस को चेंज कर दे। तो कौन से यूजर को क्या कुछ शो करना है, कैसा इंटरफेस होना चाहिए, वो हम डिजाइन करते टाइम ही सारा कुछ कोडिंग कर लेंगे, मतलब एसक्यूएल के हेल्प से इंप्लीमेंट कर लेंगे। बस यही चीज यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, नाउ मेक यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड सिक्योरिटी डिजाइन, इट मीन्स विच डेटा इज अलाउड टू विच यूजर, कौन से यूजर के लिए कौन सा डेटा अलाउड है, कौन सा डेटा में वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, कौन सा यूजर, ये सारा कुछ पहले से तय हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, यूएमएल क्या होता है। यूएमएल क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहे थे, एक आउटलाइन बना देते, अच्छा सॉफ्टवेयर है तो ऐसा 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 रहेगा, एक एल्गोरिथम रहेगा उसमें कि यहाँ से ऐसा फ्लो कर रहा है, यहाँ यस हुआ तो इस साइड जा रहा है, नो हुआ तो ऐसा जा रहा है, एक आउटलाइन था, ठीक है। यही चीज था क्या, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये क्या है, तो यूएमएल मॉडल इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन, डायग्रामेटिक अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग यूएमएल का जैसे यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से डीबी डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, ईआर मॉडल का यूज करते हैं। बस यही चीज है, ठीक है। कैसे हम यूज करेंगे सारा कुछ हम बताने वाले हैं, कैसे हम ईआर डायग्राम बना सकते हैं हर चीज हम बताने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा रहेगा कि यूजर बताएगा क्या कि ऐसा ऐसा डेटा है, ऐसा ऐसा रिलेशनशिप हमको चाहिए, अब डिजाइन करो। मतलब क्या, आप बताओ इसमें क्वेश्चन में कितना मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड होगा, कितना सारा फॉरेन कीज रिक्वायर्ड होगा। फॉरेन की का कंसेप्ट क्या है हम बेसिक्स में बता चुके हैं, फॉरेन की क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये सारा कुछ हम बेसिक्स में बता चुके हैं। इसलिए अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो बेसिक्स वाला देख लो, नॉर्मलाइजेशन देखते हुए यहाँ पर आना है, सीरियल ऑर्डर में सीक्वेंस
में सही तरीके से देखो, क्योंकि रीजन क्या है, अगर सही सीक्वेंस में देखोगे ना सारे वीडियोज को तो समझ में आसानी से आएगा, बहुत आसानी से। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कोई नया किताब पर हो या फिर कहीं और कोई नोट्स पर हो, कहीं नहीं पर हो, हम हर चीज़ यहाँ समझा लेंगे, लेकिन कम से कम मेरा जो वीडियो है ना उसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में देखो, क्योंकि मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है, अच्छा वीडियो नंबर 4 में हम ये चीज़ हम बता दिए हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा 4 वाला तो देख कर ही सामने बैठा है, ठीक है, तो 4 में जो हम एक्सप्लेन किए हैं उसको हम डायरेक्टली यहाँ यूज कर लें। जो 4th वीडियो नंबर में हम यूज किए हैं, कोई भी चीज़ को हमने वहाँ पर बताए हैं डिटेल्स में, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लें, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में देखो, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है कि ईआर मॉडल क्या है, समझ में आ गया। ईआर मॉडल इज यूज्ड फॉर डीबी डिजाइन, मतलब क्या है, डायग्रामेटिक अप्रोच फॉर डीबी डिजाइन, यही चीज है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में आते हैं कि डीबी जब हम डिजाइन करेंगे, डेटाबेस का हम डिजाइन करेंगे, तो क्या क्या कंपोनेंट्स है, हम इससे कंपोनेंट्स को एक बार देखते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो ईआर डायग्राम का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स पहले भी जान चुके हैं, बेसिक्स में हर चीज हम बताए हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जैसे क्या, एक स्टूडेंट का एक टेबल है, क्लास का अगर रिजल्ट का टेबल है तो एक साइड में क्या है, नेम ऑफ ए स्टूडेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया, ओवरऑल परसेंटेज क्या है, रैंक क्या है, मतलब कॉलम जो है, जो भी टेबल का कॉलम्स है वो कॉलम्स क्या है, एट्रीब्यूट्स है। वो कॉलम्स क्या है, एट्रीब्यूट्स है। जितना रो है एक स्टूडेंट का, एक सब्जेक्ट में इतना मार्क्स है, दूसरे में इतना मार्क्स है, तीसरे में इतना मार्क्स है, ओवरऑल परसेंटेज इतना है, रैंक इतना आया है, ठीक है। ये जो एक रो हो गया, रो क्या रहेगा, टपल है, एक रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं इसको, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है। कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट है, रो क्या है, एक रिकॉर्ड है, एक टपल है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि एट्रीब्यूट्स को हम लोग देखेंगे। इसके बाद में क्या है, एंटिटी सेट। एंटिटी सेट का मतलब क्या है कि एंटिटी सेट का इनडायरेक्ट मीनिंग अगर अभी समझो तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या सिंपल एक कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक टेबल जो है, एक टेबल है, इसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एक टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट। एक जो टेबल है इसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट बोलेंगे, ठीक है। तो एंटिटी सेट में क्या हो गया, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारा रिकॉर्ड्स है, ठीक है। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और टपल्स क्या हो गया, ये एंटिटी सेट हो गया, ठीक है। तो एक एट्रीब्यूट्स देख लिए हम लोग, एंटिटी सेट होगा, एक और होगा रिलेशनशिप सेट। मतलब क्या कि एंटिटी सेट क्या है, एक टेबल है, ठीक है। मान लो एक मेरे पास यहाँ टेबल है, एक यहाँ टेबल है, एक यहाँ टेबल है, ठीक है। मल्टीपल क्या है, ये सब के सब क्या है, एंटिटी सेट है। मान लो E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ पर क्या है, E3 है, ये सब के सब क्या है, एंटिटी सेट है। अब ये सबके बीच में रिलेशन कैसा है, तो इसको रिलेट करने के लिए, एक सेकेंड, ऐसा इस तरीके का डिजाइन बनाओ। इसको रिलेट करने के लिए ये क्या बन गया, ये बन गया रिलेशनशिप सेट। ये जो है ये क्या बन गया, ये है रिलेशनशिप सेट है, ठीक है। ये डायमंड शेप में क्या है, ये रिलेशनशिप सेट है। ऐसा शेप जो है, ऐसा शेप है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, रेक्टेंगुलर शेप इसको बोल लो, ठीक है। ये क्या है, एंटिटी का सेट है, ठीक है। अब एंटिटी में क्या रहेगा, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स रहेगा। ये देखो ऐसा एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, इलिप्स के फॉर्मेट में बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, ये सब के सब एट्रीब्यूट्स है। एक एंटिटी सेट में बहुत सारा एट्रीब्यूट हो सकता है, बहुत सारा ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही कुछ हम लोग को ईआर डायग्राम दिखने वाला है। मतलब क्या, एंटिटी रहेगा, एंटिटी सेट रहेगा बहुत सारा, सबका अपना अपना एट्रीब्यूट्स रहेगा, ठीक है। दो एंटिटी या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में ये रिलेशन कैसा है, ये कौन बताएगा, रिलेशनशिप सेट ये बता रहा होगा, ठीक है। यही सब चीज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, एंटिटी सेट क्या है, रिलेशनशिप सेट क्या है, ये हम लोग एक ओवरऑल अभी समझे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या सिंबल के तरीके से, क्या क्या सिंबल के हेल्प से हम सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट कितना टाइप का होता है, हो सकता है मल्टीपल टाइप का एट्रीब्यूट्स रहे,
ठीक है, एंटिटी सेट भी मल्टीपल टाइप का रहेगा, एंटिटी सेट भी मल्टीपल टाइप का होगा। एक नॉर्मल एंटिटी सेट हो गया, एक और होता है वीक एंटिटी सेट। ठीक है, वीक एंटिटी सेट मतलब क्या, कमजोर एंटिटी सेट है। मतलब क्या, वीक एंटिटी सेट में होगा क्या, उसमें अपना कोई की नहीं रहेगा। नॉर्मली क्या है, एंटिटी सेट क्या है, एक टेबल है, तो हम क्या बोले थे, एक टेबल में की रहना जरूरी है, एक टेबल में की रहना जरूरी है, की नहीं रहेगा तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा एंटिटी सेट हम लोग को मिलेगा, आने वाले क्लासेस में देखेंगे, मतलब अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे वो सब चीज, तो वहां पर क्या होगा कि अपना की नहीं रहेगा। तो भाई कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जब की नहीं है, तो कोई और एंटिटी सेट के हेल्प से हम उस वीक एंटिटी सेट को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। कैसे करेंगे, सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। मतलब क्या है, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या रहेगा, इसको अभी देखेंगे क्या क्या सिंबल होता है, एंटिटी सेट का क्या क्या सिंबल होता है, टाइप ऑफ एंटिटी सेट क्या है, टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है, इस सब चीज को हम लोग देखेंगे। तीनों का जितना भी वेरिएशन है, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट, ये सब के वेरिएशंस को देखेंगे, क्या क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक डिजाइन बनाएंगे। पहले बेसिक कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक हम डिजाइन बनाएंगे, या डायग्राम हम बना लेंगे। और जब या डायग्राम बनाना सीख जाओगे तब गेट या क्वेश्चन बनाएंगे। बस यही चीज तो है, आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि नॉर्मली एट्रीब्यूट्स को हम लोग इस तरीके से ऐसा शेप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा शेप जहां कहीं भी मिल जाए तो समझना क्या कि एट्रीब्यूट्स को बता रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल एट्रीब्यूट है, की नहीं है, की नहीं है, नॉर्मल एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक टेबल में ये भी तो हो सकता है कि एक प्राइमरी की है, बाकी सब प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी की तो एक ही होगा। ठीक है, तो प्राइमरी की को छोड़कर बाकी जितना भी रहेगा, प्राइमरी की को छोड़कर मतलब क्या, अल्टरनेट की भी रहता है। अल्टरनेट की होता है, अल्टरनेट की में एक पार्टिकुलर ऐसा की सेट रहेगा, एक पर्टिकुलर की ऐसा रहेगा जो कि प्राइमरी की बन जाएगा। कैसा अल्टरनेट की प्राइमरी की बनता है, सारा कुछ हम बेसिक्स में बताए हैं। ऐसा अल्टरनेट की जिसमें नल वैल्यूज नहीं रहे, ऐसा अल्टरनेट की जिसमें नल वैल्यू नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन गया। मान लो एक टेबल है जिसमें 4 अल्टरनेट की है, इसमें एक ऐसा है जिसमें नल वैल्यू नहीं है, तो ये प्राइमरी की बन गया, बाकी सब सेकेंडरी की हो गया। तो सेकेंडरी की जो रहेगा उसको हम लोग नॉर्मल एट्रीब्यूट वाला जो डिजाइन है इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्राइमरी की जो रहेगा, जो लिखेंगे क्या, की एट्रीब्यूट, प्राइमरी की जो रहेगा इसके बीच में एक ऐसा सिंबल होगा, डैश होगा, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर टेबल का, उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का, टेबल मतलब क्या, एंटिटी सेट। ठीक है, तो एक मान लो ऐसा एंटिटी सेट है, इसमें बहुत सारा ऐसा एट्रीब्यूट है, बहुत सारा ऐसा एट्रीब्यूट है। मान लो ये प्राइमरी है तो इसके बीच में ऐसा सिंबल रहेगा। एक चीज यहाँ बता रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। एक और चीज क्या आएगा, एट्रीब्यूट के लिए नॉर्मल ऐसा सिंबल है, की एट्रीब्यूट का देखो सिंबल ऐसा है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का सिंबल क्या है, 2 ऐसा रहेगा, मतलब इलिप्स बोल सकते हैं इसको, 2 ऐसा इलिप्स रहेगा। ठीक है, डबल ऐसा, डबल लाइन रहेगा इसमें। ठीक है, डबल लाइन रहेगा, तो मल्टी वैल्यूड है क्या, सब मल्टीपल वैल्यू रहे। जैसे क्या, किसी स्टूडेंट का अगर टेबल है, उस स्टूडेंट के टेबल में मान लो नेम हो गया, पेरेंट्स का नेम हो गया, साथ में मोबाइल नंबर है, मान लो मल्टीपल मोबाइल नंबर रहे, मान लो मल्टीपल मोबाइल नंबर रहे, मतलब क्या हो गया, जो मोबाइल नंबर हो गया ये क्या है, फोन नंबर बोल सकते हैं इसको, ये फोन नंबर हो गया। ये फोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, कि मल्टीपल यहाँ पर फोन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए ऐसा सिंबल का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक और क्या आएगा, एक और क्या है, मल्टी वैल्यूड के बाद में क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या है
कि डायरेक्टली ये एट्रीब्यूट तो नहीं है, डेटा नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोग जो गिवन एट्रीब्यूट है, जो गिवन एट्रीब्यूट्स है, उसकी हेल्प से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। जैसे क्या मान लो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, मान लो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर हमको पता है और सिस्टम का डेट है जो प्रेजेंट डेट पता है हम लोग का, ठीक है। प्रेजेंट क्या डेट हो रहा है वो सिस्टम में तो है, ठीक है। आज का जो डेट है वो सिस्टम में है, और डेट ऑफ बर्थ मान लो लिखा हुआ है पहले से। तो डेट ऑफ बर्थ अगर पहले से लिखा हुआ है, एक एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ जो कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, स्टोर किया गया है। तो सिस्टम का डेट हमको पता है, तो हम एज फाइंड कर सकते हैं या नहीं, बताओ। मान लो हम अपना डेट ऑफ बर्थ तुमको बता दें, तुम एज फाइंड कर लोगे। कैसे करोगे भाई? जो प्रेजेंट डेट है उसमें से मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसको माइनस कर लो, मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसको माइनस कर लो, तो मेरा एज फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब क्या है कि एज डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं। हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? जो गिवन कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, गिवन कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्या, मान लो एक रिजल्ट का अगर टेबल है, तो एक स्टूडेंट का सब सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आया है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है, पांचों में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आया है, ठीक है। तो बताओ, मार्क्स आया है 5 सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या परसेंटेज भी कहीं से आएगा? क्या परसेंटेज कहीं से नहीं आएगा, परसेंटेज हम फाइंड कर लेंगे। ये 5 सब्जेक्ट है, मान लो सबका टोटल फुल मार्क्स है जो 100 मार्क्स अगर है, टोटल मार्क्स कितना हो गया? 5 सब्जेक्ट में सब में 100 है, तो 500 मार्क्स हो गया टोटल। तो हम देखेंगे क्या कि इसका जो इसको जितना मार्क्स मिला है वो इसके टोटल मार्क्स को ऐड कर लेंगे, तो इसका टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई फुल मार्क्स जो 500 है इंटू 100 किए, तो परसेंटेज मिल गया हमको। परसेंटेज क्या था? पहले से नहीं दिया हुआ था, लेकिन जो गिवन एट्रीब्यूट है इसके हेल्प से हम लोग परसेंटेज को फाइंड कर लिए, हम लोग परसेंटेज को फाइंड कर लिए, ठीक है। तो क्या बन गया? परसेंटेज है जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट बन गया। यही चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो रहेगा, जो पहले से गिवन नहीं है, ये क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। देखो क्या लिखा भी है, एट्रीब्यूट्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, उसके हेल्प से हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। वो एट्रीब्यूट को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे। इसका सिंबल कैसा होगा? इसका सिंबल भी ऐसा इलिप्स जैसा ही होगा, लेकिन डॉटेड है। क्या है? डॉटेड है। देखो ऐसा देखो डॉटेड है। जब कहीं ऐसा डॉटेड दिख जाए, डॉटेड सिंबल अगर ये डायग्राम में दिख जाए, तो क्या समझना? ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, पहले से नहीं दिया हुआ था, ये ड्राइव किया गया है, ठीक है। अब ड्राइव किया गया है या कुछ भी किया जाए, स्टोर तो करना ही है टेबल में। परसेंटेज को या रैंक को स्टोर तो करोगे ही ना, बस यही चीज है, स्टोर तो करेंगे ही। सबका अपना अपना सिंबल है, क्योंकि हम लोग अभी डायग्राम का बात कर रहे हैं, इसलिए सबका अपना अपना सिंबल है। सबके सिंबल्स को हम लोग देख ले रहे हैं। इसके बाद में क्या है, एक टाइप का एट्रीब्यूट क्या होता है? एक होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे क्या, कहीं कहीं देखे होगे क्या कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस ऐसा रहता है, ठीक है। नेम है, नेम में पूरा नाम लिख दो। जैसे मेरा नाम क्या है? कुमुद रंजन नाम है, ठीक है। तो कुमुद रंजन कंटिन्यूअस लिख दिए। कहीं कहीं क्या रहता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। तो नेम को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है। नेम एक ही एट्रीब्यूट है, लेकिन इसको फर्दर क्या किया गया है? इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो नेम जैसे डिवाइड किया गया है, नेम को फर्दर जैसे डिवाइड किया गया है, सेम उसी तरीके से मान लो एड्रेस है, ठीक है। हो सकता है कि एड्रेस के लिए कंप्लीट ऐसा रहे कि कंप्लीट रो ऐसा फ्री है कि 3 रो में लिखना है भाई, तो एड्रेस अपना फिल कर लो। या फिर ऐसा रहे कि हाउस नंबर कितना है, रोड नंबर कितना है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, ये सारा कुछ लिखना रहे अलग से। मतलब क्या हो गया है, ये इस टाइप के एट्रीब्यूट को, एड्रेस जो रहेगा, अगर डिवीजन है एड्रेस में, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये क्या बन जाएगा?
ये बनेगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। मतलब क्या है, जिसको फर्दर सब डिवीजन किया गया है, ऐसा एट्रीब्यूट जिसका फर्दर सब डिवीजन हुआ है। ठीक है, ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि एक एट्रीब्यूट है, यहां पर देखो इसी को ऐसा डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा डिवाइड किया गया है। जैसे क्या कि नेम है, नेम का क्या हो गया, फर्स्ट नेम रहना चाहिए, मिडिल नेम रहना चाहिए, लास्ट नेम रहना चाहिए। ये तीनों मिलाकर क्या बना रहा है, ये तीनों मिलकर नेम ही तो बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, नेम कैन बी स्टोर्ड एज सिंगल स्ट्रिंग और एज 3 एट्रीब्यूट्स। या तो नेम को डायरेक्टली नेम पूरा एक बार में स्टोर कर लो, या फिर अलग अलग सब डिवीजन करके डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड्स, यूजर का कैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग बनाए। कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस डिजाइन बना रहे हैं ना। सामने मेरे पास सामने जो कस्टमर है, जो कस्टमर आया है एक इंडस्ट्री का है, एक इंडस्ट्री में चाहिए उसको डेटाबेस। ठीक है, मेरा कंपनी है जो डेटाबेस बनाता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं। वो आया कस्टमर बोला कि मेरा ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मान लो कोई ऐसा कस्टमर आया, वो बोला क्या कि नेम बस एक ही रहेगा, इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो, नेम मतलब नेम बस, तो हम केवल नेम बना कर देंगे, तो ये नॉर्मल एट्रीब्यूट बन जाएगा। ये कोई ऐसा मेरे पास में आया इंडस्ट्री का, वो बोल रहा क्या कि नहीं नेम तो हमको चाहिए, लेकिन उसको कंप्लीट सब डिवीजन करके चाहिए कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, इस तरीके से हमको नेम चाहिए। उसको हम इस तरीके से बना कर देंगे ऐसा। तो उस केस में क्या होगा, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट रहेगा। कौन, नेम, नेम है जो क्या बन जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट बन जाएगा। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट का सिंबल कैसा है भाई, इसका सिंबल देखो इस तरीके से ही है, सिंगल ही सिंबल रहेगा, लेकिन मल्टीपल ऐसा रहेगा। इसमें मल्टीपल ऐसा बना हुआ है क्योंकि फर्दर सब डिवीजन हुआ है। ठीक है, जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस में क्या हो गया भाई, हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड भी मान लो यहाँ पर रहे। ठीक है, ये सारा कुछ रह सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, इतना टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो सारा कुछ हम बताए। ठीक है, इतना टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि इंटिटी सेट क्या है। इंटिटी सेट क्या है, ये क्या है, सेट ऑफ सिमिलर इंटिटीज, मतलब ऑब्जेक्ट्स और टपल्स। टपल्स मतलब क्या, रिकॉर्ड, मतलब क्या है, रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि इंटिटी सेट एक तरीके से कंप्लीट टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट्स और रिकॉर्ड है, टोटल टेबल है। टोटल जो टेबल है ये क्या है, इंटिटी सेट है। ठीक है, टोटल जो टेबल है वो क्या है, इंटिटी सेट है। तो एक टेबल में क्या होगा, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होगा, सब एट्रीब्यूट्स में अपना अपना वैल्यू स्टोर्ड होगा। जितना भी एट्रीब्यूट्स है सब में अपना अपना वैल्यू स्टोर्ड होगा। ठीक है, जो भी सामने यूजर स्टोर किया हो उसमें। ठीक है, मान लो एक रिजल्ट का मान लो टेबल है, तो नेम हो गया तो बहुत सारा नेम है, सब्जेक्ट हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। सब सब्जेक्ट्स में क्या है कि सब स्टूडेंट का ओएस में सीक्वेंस ऑर्डर में क्या है, बहुत सा डेटा स्टोर किया गया है। ठीक है, मतलब क्या है, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है एंटिटी सेट में, ये टेबल में बहुत सारा एट्रीब्यूट है, सबका अपना अपना वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पर है क्या कि एंटिटी सेट क्या है, सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज। इसका सिंबल कैसा होगा, इसका देखो सिंबल इस तरीके से रहेगा, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, जैसे क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी सेट है। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी सेट है। इसको मोटा मोटी तौर पर ये समझो कि स्टूडेंट क्या है, एक टेबल है। एंटिटी सेट मतलब क्या, टेबल, सिंपल। ठीक है, एक टेबल है। अब बोलो स्टूडेंट एक टेबल है, स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया है, मतलब क्या है, स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पर स्टोर कर रहे होंगे इस टेबल में, स्टूडेंट का हम डिटेल्स यहाँ स्टोर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट का डिटेल्स क्या क्या रहेगा भाई, तो एक स्टूडेंट का आईडी रहेगा। देखो एस आईडी के नीचे में ऐसा सिंबल है, मतलब क्या बन जाएगा, ये एस आईडी क्या है, की एट्रीब्यूट है। एस आईडी क्या है, ये क्या है, की एट्रीब्यूट है, मतलब प्राइमरी की है। ठीक है, समझ रहे हो, इस स्टूडेंट टेबल का एस आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। सेम यही चीज है कि जो स्टूडेंट है, इसमें एक नेम है,
नेम है, नेम का फर्दर डिवीजन है, मतलब क्या हो गया, नेम क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। नेम है जो क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। सेम ऐसे ही देखो क्या, DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये सिंपल है, नॉर्मल एट्रीब्यूट है, कंपोजिट नहीं है। अब इसमें भी दे दें कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, कौन सा डे है, ऐसा भी रहता है। कहीं कहीं एंट्री में देखे होगे क्या कि अगर DOB लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो क्या रहेगा, यहाँ पर एक सिलेक्ट करो डे, एक और रहेगा सिलेक्शन क्या, मंथ, एक और रहेगा सिलेक्शन क्या, ईयर। इस तरीके से भी रहता है। तो अगर ये तीनों अलग अलग साथ में यहाँ पर बनाया हुआ है ऐसा बॉक्स तीनों का, तो डेट ऑफ बर्थ क्या बन जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट बन जाएगा। नहीं बना हुआ, नॉर्मल है, सिंपल डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, एक कैलेंडर खुल जाएगा, तुम चूज कर लो कौन सा ईयर, कौन सा मंथ, कौन सा डे, ठीक है। या फिर अगर अलग अलग ओपन करना चाहते हो तो डे के लिए रहेगा ये, मंथ के लिए रहेगा ये, ईयर के लिए रहेगा। डे के लिए क्या है, 1 to 31 रहेगा यहाँ पर नंबरिंग, कौन सा डेट है इसको चूज कर लो। मंथ में 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक रहेगा। ईयर में क्या है, बहुत सारा ईयर हम दे देंगे, लास्ट 50 ईयर से आगे का 50 ईयर्स दे देंगे। आगे का तो चाहिए नहीं, करेंट ही चाहिए, लेकिन दे देता है ऐसे, डेटाबेस में दे देता है कि आप बहुत दिन तक यूज करते रहे सेम डेटाबेस को, इसलिए यहाँ पर आगे का भी डेट दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज है, डेट ऑफ बर्थ में अगर सब सेपरेट रहेगा, फर्दर डिवीजन रहेगा, अगर ऐसा फर्दर डिवीजन रहे, अच्छा ओवल ही रहेगा ऐसे, तो क्या बोलेंगे, एक कंपोजिट रहेगा, नहीं तो नॉर्मल एट्रीब्यूट है, ठीक है। एक और चीज देखो क्या है, देखो एज यहाँ पर डॉटेड लाइन में है, इसका मतलब क्या हो गया, एज क्या है, एज क्या हो गया, एज है जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट बन गया है। एज क्या हो गया, एज है जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट बन गया। मतलब क्या, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के हेल्प से ही एज को हम डिराइव कर सकते हैं। पहले से एज नहीं गिवन है, एज पहले से नहीं गिवन है। एक और तरीका क्या था कि पहले से मान लो एज भी गिवन था, एज गिवन, कहीं कहीं क्या है कि डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया है, वो बाद में एज खुद ही फाइंड कर लेगा, एज खुद ही फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एज क्या हो गया, एज है जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, फोन नंबर, देखो यहाँ पर डबल सर्कल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर्ड है, मतलब क्या है, एक से ज्यादा फोन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है सबके सब स्टूडेंट के पास में मल्टीपल फोन नंबर नहीं रहे, लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट रहे जिसके पास में मल्टीपल फोन नंबर रहे, तो एक ऑप्शन दिया गया है कि मल्टीपल फोन नंबर भी आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या, ऐसा रहता है ना, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो अपना मोबाइल नंबर दो, एक अल्टरनेट नंबर भी दे दो, मोबाइल नंबर दो, एक अल्टरनेट नंबर भी दे दो, तो मल्टीपल नंबर का जगह रहता है, ठीक है। तो मान लो अलग अलग नहीं देकर एक जगह ही, मान लो यहाँ पर फोन नंबर दे दिया है और एक अल्टरनेट नंबर दिया है, तब क्या रहेगा, दोनों अपना अपना एट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन फोन नंबर में ही अगर दो ऐसा ऐसा स्पेस दिया हुआ कि एक जगह ही फोन नंबर में दोनों नंबर दे दो, या 3 नंबर है 3 नंबर दे दो, क्या बोलेंगे इसको, तब इसको बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। समझो बात को, सिंपल हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो ऐसा है कि एक फोन नंबर के लिए एक लाइन है, एक अल्टरनेट नंबर के लिए लाइन है, ठीक है। उस केस में फोन नंबर और अल्टरनेट नंबर दोनों ही नॉर्मल एट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लो एक ही लाइन ऐसा है कि फोन नंबर है, उसी में मल्टीपल फोन नंबर को अगर इंटर कर सकते हो तो क्या बन जाएगा, वो फोन नंबर बन जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सेम यही चीज ईमेल के लिए भी है कि मल्टीपल ईमेल तुम डाल सकते हो, ये क्या हो गया, ये भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। मतलब क्या, मल्टीपल वैल्यू ले सकता है, क्या है, मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एंटिटी सेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं क्या, देखो जितना भी ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं सबको ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि आगे जब डिजाइन बनाएंगे सबका हम यूज कर रहे होंगे। बिना काम का हम लोग करना क्या है, हम लोग को ईआर डायग्राम बनाना है। ईआर डायग्राम बनेगा कैसे, एट्रीब्यूट्स रहेगा, एंटिटी सेट रहेगा, साथ में रिलेशनशिप सेट रहेगा, ये तीनों को मिलाकर हम ईआर डायग्राम बनाने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे क्या,
कि उस ईयर डायग्राम को अगर स्टोर करना चाहते हैं टेबल के फॉर्मेट में तो कितना मिनिमम टेबल रिक्वायर्ड है, कितना सारा फॉरेन की चाहिए वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन भी बताएंगे, फिर उसके बाद में गेट लेवल का भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, अब आए हम लोग क्या, एट्रीब्यूट्स देख लिए, एंटिटी सेट देख लिए, अब हम लोग आए हैं कहाँ पर, रिलेशनशिप सेट में आए हैं। तो रिलेशनशिप सेट का काम क्या है, इसका नॉर्मल अगर बात किया जाए तो रिलेशनशिप सेट का क्या वर्क है, ये क्या करेगा, मल्टीपल टेबल को रिलेट करेगा। मतलब क्या है यहाँ पर, टेबल कौन है, एंटिटी सेट है, मतलब मल्टीपल एंटिटी सेट को क्या करेगा, ये रिलेट कर रहा होगा। समझ रहे हो, तो यही चीज है क्या कि रिलेशनशिप सेट क्या है, रिलेट टू और मोर एंटिटी सेट, दो या दो से ज्यादा एंटिटी सेट को क्या करेगा, रिलेट करेगा। कि कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच का रिलेशन को बताएगा ये। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि एक स्टूडेंट का टेबल है, एक कोर्सेज का, डिफरेंट कोर्सेज का एक टेबल है। ठीक है, इसमें बहुत सारा कोर्स लिखा हुआ है। कोर्स में क्या रहेगा, कोर्स का नेम रहेगा, सबका अपना अपना फी रहेगा, सबका ड्यूरेशन है, कौन सा कोर्स का कितना फी है, कौन सा कोर्स का कितना ड्यूरेशन है। एक कोर्सेज का एक टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट का टेबल में क्या है, स्टूडेंट का नेम हो गया, आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, बहुत सारा चीज रहेगा उसमें। तो कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स को इनरोल कर रहा है, इसके लिए एक अलग से टेबल भी तो चाहिए। कैसे रिलेटेड है, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स को ऑप्ट किया है, कौन सा कोर्स को परचेज किया है। जैसे यहाँ पर है कुमनव गेट सीएससी में, अब कुछ ऐसा स्टूडेंट है, कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो कि कंप्लीट गेट पैकेज लिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास में डेटा क्या है कि टोटल स्टूडेंट कितना है। ठीक है, मेरे पास में कौन कौन सा कोर्स है, जैसे गेट 23 के लिए कोर्स है, गेट 24 के लिए कोर्स है, गेट 25 के लिए कोर्स है। उसके साथ में अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी है। सब्जेक्ट्स क्यों रखा गया है, क्योंकि ये हम नोटिस किए हैं बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट भी हुआ है जो कि बीटेक का नहीं है, जो बीटेक का नहीं है, बीसीए सबका है, बीसीए एमसीए सबका है। वो लोग गेट नहीं देना है वो लोग को, लेकिन वो लोग में क्या है, सब्जेक्ट है ऐसा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सीएस ब्रांच का वहाँ मैच करता है, तो उसके लिए वो सब्जेक्ट अपना ले लिए कि एक सब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ बता रहे हैं क्या कि एक टेबल को दूसरे टेबल से, स्टूडेंट के टेबल को कोर्स के टेबल से कैसे रिलेट करना है, वो कैसे हम बताएंगे, वो रिलेशनशिप सेट के हेल्प से हम बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो इसका ऐसा डायमंड शेप का स्ट्रक्चर होगा, इसका अपना स्ट्रक्चर है, कैसा, डायमंड शेप का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। कुछ और भी चीज आएगा, कुछ और भी इसमें आएगा रिलेशनशिप वाले में, थोड़ा सा और भी एडवांस लेवल पर जाएंगे अभी थोड़ा देर बाद में। पहले बेसिक समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड कैसे है, इसके लिए भी बहुत सारा तरीका है। जैसे क्या, एक स्टूडेंट है जो एक ही कोर्स ले सकता है, या फिर एक स्टूडेंट है जो मल्टीपल कोर्स को परचेज कर सकता है। तो रिलेशनशिप डिफाइन कैसे होगा, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकता है, एक सब्जेक्ट को मल्टीपल स्टूडेंट्स परचेज कर सकता है। ये क्या हो गया, मेनी टू मेनी रिलेशन हो गया। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, सब हम बताने वाले हैं आगे। अभी जो भी हम कुछ बोले हैं मेनी टू मेनी रिलेशन क्या होता है, ये सब हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, एकदम आसान चीज है, सब समझ में आएगा, बस सुनते रहो सही से, बस सुनते रहो। समझाना मेरा काम है, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, समझा हम देंगे। ठीक है, बस सुनते रहो सही से। तो यहाँ पर देखो क्या है, रिलेशनशिप सेट काम कैसे कर रहा है कि यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी हो गया, एक एंटिटी सेट हो गया। ठीक है, सेम उसी तरीके से एक कोर्स क्या है, ये भी एक एंटिटी सेट हो गया। कोर्स में क्या है, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होगा, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होगा। इसमें एक एट्रीब्यूट क्या है, कोर्स आईडी। ये क्या है, देखो यहाँ ऐसा सिंबल लगा है, मतलब क्या है, एक प्राइमरी की है। ये क्या है, ये प्राइमरी की है किसका, कोर्स का, कोर्स का है प्राइमरी की है। सेम ऐसे ही स्टूडेंट में भी बहुत सारा ऐसा एट्रीब्यूट होगा, बहुत सारा ऐसा एट्रीब्यूट होगा, लेकिन एक एट्रीब्यूट ऐसा है SID, इसमें ये सिंबल लगा है,
की एट्रीब्यूट का। मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट जो है एंटिटी सेट, इसमें एसआईडी क्या हो गया, की एट्रीब्यूट है। ठीक है, की एट्रीब्यूट है। अब देखो यहां पर इनरोल है, यहां इनरोल है। ठीक है, अब इनरोल कौन सा कोर्स कर रहा है, ठीक है, कौन सा कोर्स को इनरोल कर रहा है, सबका क्या क्या फी है। इनरोल किया है तो कौन कितना, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स को ऑप्ट किया है, कौन सा कोर्स परचेज किया है, उसका कितना फी है, उसका फी कितना है। ठीक है, तो ये देखो इनरोल जो है, इनरोल है जो, इसके पास में इनिशियली अपना कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, इनिशियली अपना कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन ये दोनों एंटिटी सेट को देखकर यहां से कुछ लेकर आएगा, यहां से कुछ लेकर आएगा, तब इसके पास में अपना एट्रीब्यूट का सेट बन जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट में क्या है, अपना एट्रीब्यूट इसका है, कोर्सेज में क्या है, इसका अपना एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये दोनों का अपना अपना है। ठीक है, इनरोल के पास में अपना एट्रीब्यूट नहीं है, इनरोल के पास में अपना एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इनरोल करेगा क्या, रिलेट कर रहा है ना दोनों टेबल को, तो यहां से इसका प्राइमरी एट्रीब्यूट लेकर चला आएगा, यहां से इसका प्राइमरी एट्रीब्यूट को लेकर चला आएगा, कुछ और एक्स्ट्रा भी लेकर आया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका एक अपना एट्रीब्यूट का सेट बन जाएगा फिर। ठीक है, जैसे क्या स्टूडेंट है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये स्टूडेंट की एंटिटी सेट है, इसके अंदर में बहुत सारा ऐसा एट्रीब्यूट्स है, इसमें एक एसआईडी है जो प्राइमरी की है, सेम वैसे ही कोर्स में सीआईडी है और बहुत सारा ऐसा एट्रीब्यूट सेट है, एट्रीब्यूट्स है बहुत सारा, लेकिन इस सीआईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो इनरोल का टेबल कैसा होगा, इनरोल का टेबल कैसा होगा कि कौन सा स्टूडेंट आईडी कौन सा कोर्स को परचेज किया, यही चीज यहां देखो, एसआईडी यहां पर आ गया, सीआईडी यहां है तो यहां पर आ गया, कितना फी है भाई एक कोर्स का, उसको भी यहां लिख दिए, इसके लिए एक अलग से टेबल बन गया, एक अलग से टेबल बन गया, बस यही चीज यहां देखना है। अब जो इसका अलग से इनरोल का टेबल बन गया है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट हम बता रहे हैं, यहाँ पर पूछा जाएगा क्या कि इस इनरोल को इसमें स्टोर कर सकते हैं क्या स्टूडेंट के साथ में, या फिर इनरोल वाले टेबल को कोर्स के साथ में हम स्टोर कर सकते हैं क्या सिस्टम में, कि अलग से इसका टेबल नहीं बनाना पड़े। क्यों, क्योंकि एसआईडी तो यहाँ से ही लिया गया है, कोर्स आईडी तो यहाँ से ही लिया गया है, तो एक्स्ट्रा टेबल ये बनेगा, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा इसके लिए। तो इसके साथ में हम अटैच कर सकते हैं या नहीं, कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा केसेज रहे जहां पर हम कर सकते हैं अटैच। तो यही चीज इसमें पूछेगा कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितना है। इसके लिए एक और चीज देगा क्या कि ये जो इनरोल जो रिलेशन है, ये रिलेशनशिप कैसा है, जैसे क्या 1 to 1 है, मतलब क्या है, एक स्टूडेंट एक ही कोर्स को परचेज कर सकता है, और एक कोर्स है जो केवल एक ही स्टूडेंट परचेज कर सकता है। बाय डायरेक्शन देखो हम बोल रहे हैं, हम क्या बोले, एक स्टूडेंट एक ही कोर्स को परचेज कर सकता है, जैसे क्या एक स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज कर लिया, अब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो किसी और सब्जेक्ट को परचेज नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पर देखो ओवन है, ए ओवन क्या बता रहा है कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स को परचेज कर सकता है। यहाँ पर जो ओवन है स्टार्टिंग का, ये क्या बता रहा है कि एक कोर्स है, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक स्टूडेंट परचेज कर लिया है तो दूसरा स्टूडेंट का हम एंट्री नहीं लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई और कोर्स ले लो, लेकिन हम किसी और का एंट्री नहीं लेंगे। तो इसके लिए जो ओवन है जो यहाँ पर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जो एक ही कोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर परचेज किया तो एक ही ओएस को ही परचेज करेगा, कोई और सब्जेक्ट को परचेज नहीं कर सकता है। लेकिन ओएस जो सब्जेक्ट है, जो एक स्टूडेंट अगर परचेज किया तो कोई और भी परचेज कर सकता है, जैसे क्या, मान लो एक राम है, श्याम है, तो राम अगर ओएस लिया है
तो राम अब DBMS नहीं ले सकता है, इसके लिए यहाँ पर देखो 1 है। लेकिन OS को राम परचेज किया था तो OS को श्याम भी परचेज कर सकता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर मेनी मतलब क्या, कोर्स को बहुत सारा स्टूडेंट परचेज कर सकता है। ये चीज याद रखना कि यहाँ जितना है कोर्स कितना परचेज करेगा जो यहाँ पर लिखाएगा, स्टूडेंट कितना परचेज कर रहा है, एक स्टूडेंट कितना कर सकता है वो यहाँ पर लिखाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर मेनी है यहाँ पर 1 है तो बोलेंगे क्या कि स्टूडेंट मेनी स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट है जो मेनी कोर्सेज को परचेज कर सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एम लिखने का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट है जो मेनी कोर्सेज को परचेज कर सकता है, एक स्टूडेंट है जो मेनी कोर्सेज को नहीं, मतलब ये मेनी लिखने का मतलब क्या है कि मल्टीपल स्टूडेंट है जो किसी पर्टिकुलर कोर्स को परचेज कर सकता है। ठीक है, यहां पर अगर हम एम लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल कोर्सेज को एक स्टूडेंट ही परचेज कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम टेबल बनाकर ये चीज बताएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मेनी है यहाँ भी मेनी है, मतलब क्या हो गया कि एक स्टूडेंट कितना भी सब्जेक्ट को परचेज कर ले और एक सब्जेक्ट कितना भी स्टूडेंट के द्वारा परचेज किया जा सकता है, तो मेनी टू मेनी रिलेशन हो गया। मतलब क्या है कि रिलेशनशिप के साथ में कैसा रिलेशन है ये भी बताया जाएगा। क्वेश्चन में एंटिटी सेट कितना है ये बताएगा, रिलेशनशिप सेट को बताएगा कि कौन कौन से एंटिटी सेट को रिलेट कर रहा है, पार्टिकुलर रिलेशन है जो, और किस तरीके से रिलेटेड है, 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, 1 to मेनी है या मेनी टू मेनी है। ठीक है, अभी अगर मेनी ओवर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आएगा, हम टेबल बनाकर ये चीज बताएंगे। ठीक है, हम टेबल बनाकर ये चीज हम बताने वाले हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना कि अच्छा मेनी खत्म हो गया अब तो नहीं समझ में आया अब क्या करें, रोक देते हैं वीडियो आराम से बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं, देखते रहो समझ में आएगा। हम बता रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, समझ में आएगा, समझ में आना ही है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बन गया रिलेशनशिप सेट। ठीक है, इसके आगे अगर देखेंगे एक और चीज देखो क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रिटी कंस्टेंट ऑफ एंटिटी सेट इज प्राइमरी की और एट्रीब्यूट की। मतलब क्या है, जो एंटिटी सेट है इसका इंटीग्रिटी कंस्टेंट है, जो रूल्स रहता है किसके हेल्प से बनेगा, इसके लिए क्या रहेगा, एक प्राइमरी की रहेगा। कोई भी एंटिटी सेट ले लो इसके पास में एक प्राइमरी की होगा। बोलोगे क्या, ये जो थोड़ी देर पहले बताया था कि वीक एंटिटी सेट रहता है उसमें की नहीं रहता है, उसका अलग केस है, हम बताएंगे वो कैसे काम करता है। खुद की नहीं रहता है लेकिन किसी और के की के हेल्प से वो फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन नॉर्मल अगर जनरल वे में हम बताएं तो जितना भी एंटिटी सेट रहेगा सबके पास में प्राइमरी की या अल्टरनेट की रहना ही रहना है। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज क्या है कि इंटीग्रिटी कंस्टेंट ऑफ रिलेशनशिप सेट इज फॉरेन की और डिफरेंशियल की एंड प्राइमरी की और अल्टरनेट की। मतलब क्या है कि देखो एंटिटी सेट में क्या है, प्राइमरी की रहेगा और अल्टरनेट की रहेगा। कहां पर, एंटिटी सेट में। रिलेशनशिप सेट है उसमें क्या क्या है, तो रिलेशनशिप सेट में प्राइमरी की और अल्टरनेट की तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में एक फॉरेन की भी रहेगा। जैसे क्या, देखो यहां पर एक एरो बना हुआ है, एरो क्या है, ये एरो फॉरेन की है। ये एरो लगाने का मतलब क्या हो गया कि एसआईडी क्या है, एसआईडी एक फॉरेन की है जो इसको रेफरेंस कर रहा है, क्योंकि एसआईडी कहां से आया था, एसआईडी इसी एंटिटी से तो आया है, स्टूडेंट वाला से ही तो आया है। एसआईडी यहां से ही लिया गया था ना, यहां से ही यहां पर आया था। मतलब क्या है, एसआईडी इसको पॉइंट कर रहा है, ये क्या है, ये बन गया फॉरेन की। सीआईडी कहां से आया था, सीआईडी यहां से आया था। ठीक है, यहां पर कोर्सेज का टेबल से सीआईडी लिया गया था। मतलब क्या है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये भी एक बन गया फॉरेन की। मतलब क्या है, अब एक और चीज हो क्या
कि SID और CID मिलाकर एक की बना हुआ है। कहाँ पर? इनरोल में। तो SID CID क्या हो गया? इनरोल के लिए प्राइमरी की या फिर अल्टरनेट की का काम कर रहा है। इसके साथ में ही ये क्या है? SID इंडिविजुअली फॉरेन की का काम कर रहा है, CID इंडिविजुअली फॉरेन की का काम कर रहा है। मतलब क्या है कि रिलेशनशिप जो सेट होगा, रिलेशनशिप सेट जो है उसमें, रिलेशनशिप सेट में क्या है कि प्राइमरी की अल्टरनेट की के साथ साथ फॉरेन की भी रहेगा रिलेशनशिप सेट में, जबकि एंटिटी सेट में केवल प्राइमरी की या फिर अल्टरनेट की ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइमरी की और अल्टरनेट की कंस्टेंट इज कॉमन फॉर बोथ एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट। तो सही बात है भाई, प्राइमरी की और अल्टरनेट की था जो एंटिटी सेट में भी था और रिलेशनशिप सेट में भी था, दोनों में कॉमन है। लेकिन फॉरेन की है जो केवल और केवल रिलेशनशिप सेट में ही रहेगा। यही चीज यहाँ लिखा है, रिलेशनशिप सेट हैव एक्स्ट्रा या फिर हैविंग एक्स्ट्रा इंटीग्रिटी कंस्टेंट फॉर फॉरेन की ऑलवेज शुड बी प्रेजेंट। मतलब क्या? रिलेशनशिप सेट में हमेशा ही फॉरेन की रहेगा, हमेशा ही फॉरेन की रहेगा। क्यों रहेगा? देखो ये इनरोल क्या है? रिलेट कर रहा है ये दोनों टेबल को, ये दोनों टेबल को रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों टेबल को जब ये रिलेट कर रहा है इनरोल, तो अगर हम सेपरेट टेबल इसको अगर हम स्टोर कर लेते हैं, अगर फॉरेन की नहीं रहेगा तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये जो इनरोल है यही दोनों एंटिटी को रिलेट कर रहा है? ये समझने के लिए कि एक रिलेशनशिप सेट है जो कि कौन कौन से एंटिटी सेट के बीच में है, इसके लिए फॉरेन की का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर फॉरेन की रहना जरूरी है। ठीक है, मतलब क्या है कि रिलेशनशिप सेट में प्राइमरी की और अल्टरनेट की तो होगा ही होगा, उसके साथ में फॉरेन की भी रहेगा। समझ रहे हो बात को? अब इसके आगे आते हैं हम लोग क्या कि देखो रिलेशनशिप सेट भी बहुत टाइप का होगा। जैसे क्या, मान लो दो एंटिटी सेट को केवल रिलेट किया जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? बाइनरी रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या है? दो ही एंटिटीज को रिलेट किया जा रहा है। बाइनरी रिलेशनशिप में क्या है? दो ही एंटिटी सेट को रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, एक और चीज क्या है यहाँ पर देखो क्या है, टर्नरी रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि दो से ज्यादा तीन रिलेशन को, तीन एंटिटी सेट को रिलेट किया जा रहा है एक रिलेशनशिप सेट के हेल्प से। यहाँ पर क्या था ऊपर में, एक रिलेशनशिप हेल्प से, एक रिलेशनशिप सेट के हेल्प से दो एंटिटी सेट को रिलेट किया गया था, जबकि यहाँ पर क्या है, तीन एंटिटी सेट को रिलेट किया गया है एक ही रिलेशनशिप के हेल्प से। ठीक है, तो बाइनरी और टर्नरी का कंसेप्ट यही है। इसके बाद में क्या है कि एक होता है एन एरे रिलेशनशिप सेट। मतलब क्या है, एन नंबर ऑफ एंटिटी सेट को रिलेट करेगा। जैसे बाइनरी है दो एंटिटी सेट को रिलेट कर रहा था, टर्नरी है तीन को किया था, तो एन एरे क्या है, एन एंटिटी सेट को रिलेट करेगा। बस यही चीज है। ये क्या है, यहाँ पर एक रिलेशनशिप सेट है जो कि देखो E1 E2 E3 E4 ऐसे ऐसे करते 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 En तक आ गया, En तक यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, तो यही चीज है क्या कि एन नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स को अगर रिलेट कर रहा है तो क्या बन जाएगा, एन एरे रिलेशनशिप सेट बन जाएगा। अगर दो को कर रहा है तो बाइनरी, तीन को कर रहा है टर्नरी। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या है, एक और चीज क्या है, कंस्टेंट्स ऑफ रिलेशनशिप सेट। अब रिलेशनशिप सेट जो है इसमें कुछ स्पेसिफिक मतलब कैरेक्टर होता है। ठीक है, रिलेशनशिप सेट का भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करेगा। कैसा शो करेगा कि मान लो दो एंटिटी के बीच का एक रिलेशन है एंटिटी सेट। जैसे क्या, एक स्टूडेंट का टेबल है, एक कोर्सेज का टेबल है, एक इनरोल का रिलेशनशिप है स्टूडेंट और कोर्सेज के बीच में। तो हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। ठीक है, जिसमें 90 स्टूडेंट ऐसा है, 100 स्टूडेंट्स में 90 स्टूडेंट ऐसा है जो कोई ना कोई कोर्स को परचेज किया है, कोई ना कोई एटलीस्ट वन कोर्स को परचेज किया। 90 स्टूडेंट्स। 10 ऐसा है
तो किसी भी कोर्स को परचेज नहीं किया। 10 ऐसा स्टूडेंट अभी है जो किसी भी कोर्स को परचेज नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर एंटिटी सेट है स्टूडेंट का जो कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 100 स्टूडेंट है, 90 ही पार्टिसिपेट कर रहा है, 10 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल पार्टिसिपेशन बोलेंगे कि स्टूडेंट का जो एंटिटी सेट है वो पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है, 10 उसमें से पार्टिसिपेट स्टूडेंट कर ही नहीं रहा है। 10 ऐसा स्टूडेंट है जो कोई भी कोर्स को परचेज नहीं किया है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। मान लो ऐसा है कि 100 स्टूडेंट है और सबके सब कोई ना कोई कोर्स में इनरोल किया हुआ है। टोटल सबके सब 100 स्टूडेंट्स है जो कोई ना कोई कोर्स में इनरोल किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? सबके सब कोई ना कोई कोर्स में इनरोल किया है, मतलब क्या है कि टोटल पार्टिसिपेशन है इसका, मतलब 100% पार्टिसिपेशन है। मतलब क्या है कि जो अलग से इनरोल जो हम बनाए थे, इनरोल का एक अलग कैरेक्टर क्या है? इनरोल जो है, इनरोल का एक अलग से कैरेक्टर क्या है कि टोटल पार्टिसिपेशन है या फिर पार्शियल पार्टिसिपेशन है, ये भी बता रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है। कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिलेशनशिप सेट, एक है क्या? पार्टिसिपेशन, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहा है सबके सब या फिर पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज क्या है? मैपिंग कंस्ट्रेंट, मतलब क्या है? कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी मतलब क्या है? मैपिंग कंस्ट्रेंट क्या है कि एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट ले सकता है मैक्सिमम। ठीक है, एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को बहुत सारा स्टूडेंट ले सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें एक सब्जेक्ट को बहुत सारा स्टूडेंट ले सकता है, तो यहां मेनी आ गया। एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट ले सकता है, तो स्टूडेंट से जो सब्जेक्ट के साइड में जा रहा है ए लिंक, ए 1 हो गया, सब मेनी टू 1, यही है कार्डिनलिटी। ठीक है, तो यही है कि मैपिंग का किस तरीके से मैपिंग किया गया है, मैपिंग किस तरीके से किया गया है। ठीक है, ये दोनों को डिटेल में भी हम यहाँ बताएंगे। ये देखो, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स अलग से बताया हुआ है, पार्टिसिपेशन भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जो अभी हम वर्बली बताए हैं वही चीज यहाँ रिटन भी है। ठीक है, जैसे क्या? देखो, पार्टिसिपेशन क्या है? इफ एवरी एंटिटी ऑफ एंटिटी, अच्छा, इफ एवरी एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन में क्या है? इफ एवरी एंटिटीज यहां लिख लेना, इफ एवरी एंटिटीज ऑफ एंटिटी सेट इज मस्ट रिलेटेड टू रिलेशनशिप सेट, देन सच पार्टिसिपेशन मस्ट बी 100% पार्टिसिपेशन एंड सच पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड टोटल पार्टिसिपेशन। अगर एक एंटिटी सेट का जितना भी एंटिटीज है सबके सब पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब क्या है? 100% पार्टिसिपेशन है। मतलब क्या हो गया? 100% पार्टिसिपेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग टोटल पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या? सबके सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? अदरवाइज मे और मे नॉट बी 100% पार्टिसिपेशन, सच पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड पार्शियल पार्टिसिपेशन। अगर 100% नहीं कर रहा है तो पार्शियल पार्टिसिपेशन है, टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है। बस यही चीज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या है? एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट एंटिटी सेट एंड मैनेजेज इज रिलेशनशिप सेट बिटवीन एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट सच दैट फॉर एवरी डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी मैनेजर। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसके हेल्प से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक ये डायग्राम को, क्या है? ये बोल रहा है कि एक एम्प्लॉई है जो एक एंटिटी सेट है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है जो एंटिटी सेट है। जैसे क्या? एक कॉलेज में बहुत सारे फैकल्टी हैं। ठीक है, वो क्या हो गया? कॉलेज के लिए एम्प्लॉई है वो।
जितने भी फैकल्टी हैं वो सब के सब क्या है, कॉलेज के लिए एम्प्लॉई हैं। ठीक है, बहुत सारा डिपार्टमेंट भी है कॉलेज में, जैसे कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्टमेंट हो गया, आईटी का एक डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट सेक्शन का अलग से डिपार्टमेंट एक हो गया। ठीक है, मैकेनिकल का एक डिपार्टमेंट हो गया, ईसी का, डबल का, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो यहाँ जो एम्प्लॉई हैं, जो लोग फैकल्टी हैं वहां पर, वही फैकल्टी में से कुछ कुछ फैकल्टी एचओडी भी रहेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वही होता है ना, जो फैकल्टी हैं वही फैकल्टी में से ना एक एचओडी भी हैं, एक डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां बोल रहा है क्या कि एक डिपार्टमेंट है, इसके लिए मैनेजर कंपलसरी है या नहीं, ये बोल रहा है कंपलसरी है। सबके सब डिपार्टमेंट में एक मैनेजर तो होना ही चाहिए, सबके सब डिपार्टमेंट में एक मैनेजर तो होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम एक ही मैनेजर चाहिए कंपलसरली। मतलब क्या है कि यहाँ 1 हो गया, मतलब क्या, डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय का लिस्ट है, जिसमें से एक एम्प्लॉय है जो मैनेजर रहेगा हर एक डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट का पार्टिसिपेशन कितना हो गया, 100% पार्टिसिपेशन हो गया। तो 100% पार्टिसिपेशन के लिए देखो डबल लाइन है, डबल लाइन ऐसा है। जब कभी ऐसा डबल लाइन दिख जाए, समझना क्या कि उस एंटिटी सेट का 100% पार्टिसिपेशन है। मतलब ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कि मैनेजर नहीं है। बिना मैनेजर के डिपार्टमेंट चलेगा ही नहीं। एक को तो हेड बनाओगे डिपार्टमेंट में, मैनेजर है या फिर एचओडी बोल लो। ठीक है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर चाहिए। ठीक है, अब वही चीज अगर रिवर्स में हम देखते हैं तो बहुत सारा एम्प्लॉई है, बहुत सारा फैकल्टी है, सबके सब एम्प्लॉई मैनेजर तो नहीं होगा ना। उसमें से कुछ मैनेजर है, कुछ है जो उस मैनेजर का सबऑर्डिनेट है। मतलब एक मैनेजर के अंडर में 20 एम्प्लॉइज अगर काम कर रहा है, 20 एम्प्लॉई काम कर रहा है, तो मैनेजर तो एक ही है, मैनेजर एक है, उसके अंडर में 20 काम कर रहा है। तो जो उसके अंडर में 20 काम कर रहा है लोग, वो लोग क्या है, मैनेजर तो नहीं है, मैनेजर तो नहीं है। मतलब कि मैनेजर है, सबके सब एम्प्लॉई है जो मैनेजर नहीं है। मतलब क्या हो गया, मे नॉट बी 100%, सबके सब एम्प्लॉई है जो मैनेजर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर चाहिए। तो देखो टोटल पार्टिसिपेशन डबल लाइन से पार्टिसिपेशन है। ठीक है, और इसके साथ में क्या कि हर एक एम्प्लॉय मैनेजर नहीं हो सकता है। तो क्या है, सिंगल लाइन में ऐसा है। सिंगल लाइन में मतलब क्या है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन का चांसेस है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन ही है, समझ लो क्या है, मे और मे नॉट बी 100% हो सकता है, 100% नहीं रहे। यहां पर कंफर्मेशन है कि सब डिपार्टमेंट में, सबके सब डिपार्टमेंट में क्या है, सब जितना भी डिपार्टमेंट है, सबके सब डिपार्टमेंट में एक मैनेजर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सबके सब डिपार्टमेंट में एक मैनेजर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि डिपार्टमेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो 100% हो गया। इसको हम डबल लाइन से बनाए, लेकिन सबके सब एम्प्लॉई है जो मैनेजर नहीं हो सकता है, नॉर्मल एम्प्लॉई है, किसी मैनेजर के अंडर में फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्लॉई का 100% पार्टिसिपेशन नहीं है मैनेजर के लिए, मैनेजर बनने के लिए। तो सबके सब एम्प्लॉई है जो मैनेजर नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मे नॉट बी 100%, इसको हम सिंगल लाइन से बताएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, डबल लाइन है टोटल पार्टिसिपेशन या फिर 100% पार्टिसिपेशन बोल लो, और सिंगल लाइन है तो टोटल भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है, दोनों का चांसेस है। यहाँ टोटल है तो यहाँ पार्शियल नहीं हो सकता, टोटल है, कंफर्म है। यहाँ पर टोटल भी हो सकता है, मान लो ऐसा एम्प्लॉई है कि सबके सब एम्प्लॉई है जो अपना अपना डिपार्टमेंट का मैनेजर ही है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो मैनेजर नहीं है।
लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, कुछ ऐसा एम्प्लॉई है जो मैनेजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मे नॉट बी का चांसेज है यहाँ पर कि यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है और पार्शियल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। जब सिंगल लाइन रहे तब, डबल लाइन रहे तो हमेशा ही टोटल पार्टिसिपेशन, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं क्या, सेम वही चीज लिखा हुआ है जो ऊपर डायग्राम में था। नो डिपार्टमेंट विदाउट मैनेजर, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसका कि मैनेजर नहीं है। मीन्स एवरी डिपार्टमेंट मस्ट रिलेटेड विथ रिलेशनशिप सेट मैनेजेज, हर एक डिपार्टमेंट है जो इस रिलेशनशिप सेट जो मैनेजेज है इससे रिलेटेड है। ठीक है, एवरी एम्प्लॉई मे नॉट बी मैनेजर ऑफ एनी डिपार्टमेंट, मीन्स सम ऑफ एम्प्लॉइज आर नॉट मैनेजर बट जस्ट एम्प्लॉई। ठीक है, कुछ एम्प्लॉई ऐसा जो कि मैनेजर नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉई है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैनेजर के अंडर में वो फंक्शन कर रहा है, अपना काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पार्टिसिपेशन के बारे में हो गया। पार्टिसिपेशन क्या है ये हम समझ, सबका यूज आने वाला है, जान लो। ये जो बता रहे हैं, जो पार्शियल है या फिर टोटल पार्टिसिपेशन है, ये सबका यूज आने वाला है। ये सबके हेल्प से हम लोग सही तरीके से यह डायग्राम हम बनाएंगे और बता सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितना है। ठीक है, इसलिए ये सबको समझते चलो। पहले जो बेसिक डिटेल्स है हम सब बता दे रहे हैं, उसके बाद में सबको एक साथ में लाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या है, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स है। मतलब कैसा मैपिंग है, रिलेशन है कैसा। जैसे क्या, एक रिलेशनशिप सेट है, यहाँ पर क्या एंटिटी सेट है, इस दोनों एंटिटी सेट के बीच का रिलेशन कैसा है, 1 to 1 है या 1 to many है, many to 1 है या many to many है, कैसा रिलेशन है। ठीक है, यही चीज यहाँ बताया क्या, एक होगा 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग, एक है 1 to many, many to 1, many to many। ठीक है, ये क्या है, कैंडिडेट कीज ऑफ रिलेशनशिप सेट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है, जो रिलेशनशिप सेट है, इस रिलेशनशिप सेट का जो कैंडिडेट की रहेगा, इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा, कि ये रिलेशन कैसा था, 1 to 1 था या 1 to many था। आगे टेबल के फॉर्मेट में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो 1 to 1 मैपिंग क्या होता है। ठीक है, एक एक करके सारे मैपिंग हम लोग देखेंगे कि 1 to 1 मैपिंग क्या है। ठीक है, समझो। देखो यहाँ पर क्या है, एक एंटिटी सेट है, यहाँ पर एक एंटिटी सेट है। ठीक है, 1 to 1 का मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में देखो रिलेशन ऐसा बनाया हुआ है। 1 to 1 मतलब क्या है, ये देखो A1 है तो एक B2 से रिलेट हुआ बस। अब A1 किसी और से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि A1 यहाँ से भी रिलेट हो जाए, ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता है, एक से ही हो सकता है। जैसे क्या है, A2 है जो B1 से रिलेटेड है, तो एक से ही रिलेट करना है, क्यों कि यहाँ 1 to 1 है। A3 है जो B3 से, A5 है जो B4 से, 1 to 1 है। ठीक है, एक और चीज देखो क्या, रिवर्स में देखो, B1 है जो A2 से, B2 है जो A1 से, B3 है जो A3 से, B4 है जो A5 से। इधर भी अगर बैक जाते हैं AVO1 है, इस डायरेक्शन में जाते हैं AVO1 है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 1 to 1 मैपिंग बाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में 1 to 1 ही कार्डिनलिटी है। ठीक है, ये क्या बन गया, ये 1 to 1 मैपिंग है। जैसे क्या, अब 1 to 1 है तो 1 to 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 to 1 के लिए क्या, देखो एक लाइन रहने पर क्या बनता था, एक लाइन में क्या बनता था, टोटल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है और पार्शियल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे याद है। इसके बाद में क्या है कि सिंगल लाइन रहे और उसमें अगर एरो लगा दो, मतलब क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ भी सिंगल लाइन एरो लगा दी, यहाँ भी 1 हो गया, मतलब क्या है, 1 to 1 मैपिंग है। रिलेशनशिप सेट जो है कैसा रिलेट कर रहा है, इस दोनों एंटिटी सेट को 1 to 1 मैपिंग कर रहा है। मतलब क्या है, E1 का जो एक एंटिटी रहेगा जो E2 के एक ही एंटिटी से मैप करेगा। ठीक है, एक ही एंटिटी से रिलेटेड रहेगा। जैसे क्या, A2 है
जो B1 से ही रिलेटेड है, केवल किसी और से नहीं है, या B1 है जो केवल A2 से ही रिलेटेड है, किसी और से नहीं है। बस यही चीज़ यहाँ बता रहा है। दोनों साइड में 1 to 1 है। यहाँ 1 to 1 लिखने से अच्छा है क्या, हम लोग एक सिंबल बना लिए कि एरो है मतलब कि O1 है। मान लो अगर एरो नहीं रहता, डायरेक्टली ऐसा केवल रहता, डायरेक्टली रहेगा अगर लाइन एक, तो क्या बन जाएगा, मेनी बन जाएगा। डबल लाइन अगर रहेगा ऐसा, एरो नहीं रहेगा, मतलब क्या है कि टोटल पार्टिसिपेशन है और मेनी है। O1 के लिए एरो कंपलसरी है, एरो नहीं है मतलब मेनी है, सिंपल बात जान। ठीक है, इसके बाद में क्या है, each object of E1 allowed to relate at most one object of E2। मतलब E1 का जितना भी ऑब्जेक्ट है, E1 का जितना भी ऑब्जेक्ट है, जो मैक्सिमम एक ही ऑब्जेक्ट जो E2 का है उससे रिलेट कर सकता है। जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में जो एरो लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, एरो का मतलब ईच ऑब्जेक्ट ऑफ E1 का जो ऑब्जेक्ट है, जो केवल एक ही E2 के ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकता है। तो देखो E1 कैसे रिलेट कर रहा है, जो यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो गया इस एरो से, E2 का एक ऑब्जेक्ट E1 के एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकता है। तो ये कैसे E2 रिलेट कैसे कर रहा है, जो यहाँ पर रहेगा, E1 कैसा रिलेट कर रहा है, जो यहाँ पर रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, एरो यूज्ड फॉर 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, 1 to 1 अगर करना है, अच्छा ये ऐसा करते हैं 1 to 1 में ना, ऐसा कर दो। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, ये क्या है, एरो जो है 1 to 1 मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद आगे क्या है, इसके आगे में देखो क्या है कि मान लो टेबल के फॉर्मेट में हम बनाते हैं, टेबल के फॉर्मेट में बनाते हैं, तो एक ये रिलेशनशिप सेट का भी तो टेबल बन जाएगा। ठीक है, कैसे देखो टेबल बनेगा इसका टेबल देखो कैसा बन रहा होगा। देखो ये E1 है और E2 है। E1 में इतना सारा एंटिटीज है, E2 में इतना सारा एंटिटी, क्या है, A1 A2 से लेकर A5 तक, यहाँ B1 से लेकर B4 तक। ठीक है, देखो यही चीज़ हम बनाए हैं। क्या इतना कर लेते हैं, कैसे हम इसको बनाए हैं, क्या देखो E1 है, E1 में क्या हो गया, A1 A2 A3 ऐसा A5 तक। ठीक है, E2 है, E2 में क्या है, B1 B2 B3 B4। ठीक है, ये क्या है, इतना सारा नंबर ऑफ एंटिटीज है, यहाँ पर इतना सारा नंबर ऑफ एंटिटीज है। ठीक है, मान लो m नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ पर है और n नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ पर है, E2 में है। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या कर रहा है, रिलेट कैसे हुआ उसको बता रहा है। मतलब क्या है, देखो A1 है जो B2 से रिलेटेड है, तो क्या हो गया, देखो A1 यहाँ से ऐसा आया, A1 है जो B2 से रिलेटेड है, B2 देखो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ A1 यहाँ B2। ठीक है, A2 है जो B1 से रिलेटेड है, तो A2 यहाँ आ गया और B1 कहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ आ गया। सेम यही चीज यहाँ देखेंगे क्या कि A3 B3 से रिलेटेड है, तो B3 आ गया। A5 B4 से रिलेटेड है, तो A5 B4 हो गया। ठीक है, एक और चीज देखो क्या है, एक और चीज नोटिस करो क्या है, यहाँ A4 किससे रिलेटेड है, किसी से नहीं। A4 किससे रिलेटेड है, किसी से नहीं। मतलब क्या है, E1 साइड में, इस साइड में क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, इस साइड में क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। E2 का साइड में क्या है, देखो सबके सब रिलेटेड है, मतलब क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर जो हम सिंगल एरो बनाए हैं, इसको हम ऐसा डबल एरो बनाकर, डबल लाइन ऐसे बनाकर ऐसा एरो भी हम लगा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन है। तो बोलो सिंगल लिखने में गलत होगा क्या? नहीं, सिंगल का मतलब क्या होता है कि टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। सिंगल लाइन अगर है इसका मतलब क्या है कि ये टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। कंफर्म्ड है अगर एकदम कि टोटल ही हमेशा होगा, तब यहां पर डबल लाइन लगाएंगे, तब पार्शियल पार्टिसिपेशन में कोई चांस ही नहीं रहेगा। लेकिन हम सिंगल लाइन दे रहे हैं, मतलब क्या है, हम एक चांस छोड़े हुए हैं कि मान लो कुछ और डेटा यहां पर आया, B5 आया, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, तब क्या हो गया, तब डबल अगर हम लगा दिए होते तो गलत हो जाता, हम यहाँ B5 को इंटर नहीं कर पाते। लेकिन सिंगल है, अगर यहाँ सिंगल है तो हम कर सकते हैं ऐसा कुछ इंटर हम यहाँ पर जो कि रिलेटेड नहीं है। तो सिंगल का मतलब क्या है, टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। डबल है, केवल और केवल टोटल ही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर जो आर है, यहां जो आर है, इसके लिए देखो एक टेबल बन गया है इस आर के लिए। ठीक है, इस आर के लिए एक टेबल बन गया है। दोनों साइड में देखो एरो है, ये दोनों साइड में एरो है। इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों साइड में एरो का सिंपल मीनिंग हो गया क्या कि 1 to 1 है, 1 to 1 है, मतलब क्या है, रिपीट नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस आर में ए जो आया है, ए का वैल्यू कहाँ से आया है, ए का वैल्यू E1 से आया है। बी का वैल्यू कहाँ से आया, बी का वैल्यू E2 से आया है। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ जो आर में आया है, ए से जो वैल्यू आया, रिपीट तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए रिपीट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसलिए E1 का वैल्यू रिपीट नहीं होगा। E2 का वैल्यू भी रिपीट नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर 1 है। ठीक है, मतलब क्या है कि ना तो A रिपीट होगा ना तो B रिपीट होगा, रिपीट नहीं हो रहा है, 1 to 1 है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, 1 to 1 है, मतलब क्या है, इस रिलेशन आर के लिए ए क्या बन गया, ए है जो की बन गया, इस बी क्या बन गया, बी भी की बन गया, दोनों ही की है, किसके लिए, इस रिलेशन आर के लिए। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही की है। यहां पर देखो, ए देखो ऐसा की है, बी ऐसा की है। ठीक है, तो पहला तो जानो क्या, ए और बी दोनों ही की बन गया, किसके लिए, आर के लिए। क्यों, ये रिपीट एक भी नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा था, की बन गया है। ठीक है, अब देखो ए कहाँ से लाए थे, ए यहाँ से आया है, इसी का सबसेट है ना। यहाँ पर देखो A1 से लेकर A5 तक 5 वैल्यू है, यहाँ पर A1 A2 A3 A5 4 ही वैल्यू है, मतलब इसका ही सबसेट है ना। ए है जो इसको ऐसे पॉइंट कर रहा होगा, ये बोलेंगे क्या, ए बन जाएगा फॉरेन की। अच्छा, फॉरेन की, देखो फॉरेन की बन गया। बी कहाँ से आया है, इस E2 का बी से आया है। ठीक है, तो बी इसको पॉइंट कर रहा होगा, ए भी बन जाएगा क्या, ए भी बन जाएगा फॉरेन की। ठीक है, इसको हम ऐसा बना भी देते हैं। ए देखो इसको पॉइंट कर रहा है, बी देखो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ए क्या बन गया, ए बन गया फॉरेन की, ए भी क्या बन गया, ए भी बन गया फॉरेन की। देखो जो इसका एफ अच्छा से लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, ये देखो एक फॉरेन की ये हो गया, एक फॉरेन की ये हो गया, यही डिजाइन करना है हम लोग। फॉरेन की कहाँ से कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ हम नहीं किए हैं, ऐसा नहीं किए, हम क्या किए, यहाँ से यहाँ ही किए। क्यों, क्योंकि पेरेंट ए है ना, इसका ही जो सबसेट यहाँ पर आया है, तो चाइल्ड एक तरीके से हो गया। तो हमेशा याद रखना, फॉरेन की कहाँ से कहाँ जाएगा, चाइल्ड से पेरेंट को पॉइंट करेगा, चाइल्ड से पेरेंट की ओर पॉइंट करेगा। फॉरेन की हमेशा ही चाइल्ड से पेरेंट की ओर जाएगा।
ये चाइल्ड से पेरेंट की ओर जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग रेफरेंशियल की, इसको हम लोग एक और नाम से क्या बोल सकते हैं, रेफरेंशियल की। ये क्या बन गया, या फिर ये रिलेशन क्या है, रेफरेंशियल रिलेशन हो गया। तो ये क्या है, रेफरेंशियल की, ये क्या है, रेफरेंस्ड, जिसको रेफरेंस कर रहा है। ये सारा कुछ फॉरेन की के कंसेप्ट में हम बताए हुए हैं। जो बेसिक्स है डीबीएमएस का, वो सब में वहाँ पर ये सब हर एक चीज़ हम वहाँ बताए हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पर ए भी की हो गया, ए भी की हो गया, दोनों ही की है रिलेशन का। क्यों किया भाई, दोनों में से कोई रिपीट ही नहीं किया। ए और बी में से कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है, ना तो नल वैल्यू आया। नल वैल्यू भी नहीं कहीं दिखा हम लोग को। नल वैल्यू कब आएगा वो भी हम लोग देखेंगे अभी। नल वैल्यू कब आएगा वो भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया एक रिलेशन हो गया, ठीक। एक और चीज देखो क्या है, कैंडिडेट कीज ऑफ रिलेशनशिप सेट ए बी फॉर वन टू वन मैपिंग बिटवीन E1 एंड E2। रिलेशनशिप सेट जो है ये, इसका कैंडिडेट की क्या हो गया, ए और बी हो गया, E1 और E2 को रिलेट जो कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल रिकॉर्ड्स इन रिलेशनशिप सेट इज मिनिमम ऑफ MN, नॉट मोर देन दिस। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखो क्या है ये बोल रहा है क्या, कि यहां पर जो R है रिलेशनशिप सेट है, इसमें कितना सारा रिकॉर्ड रहेगा, कितना सारा ऐसा रिकॉर्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रिकॉर्ड्स जो होगा, जानते हो क्या होगा, मिनिमम ऑफ E1 एंड E2। मतलब E1 और E2 में से जो मिनिमम रहे, जैसे यहाँ M एंटिटीज है, यहाँ N एंटिटीज है, तो M और N में जो कम रहेगा उतना ही नंबर ऑफ टपल्स यहाँ रहेगा रिलेशनशिप सेट में। रिलेशनशिप सेट में जो मिनिमम नंबर रहेगा, जिसमें M और N का जो मिनिमम नंबर रहेगा, याद रखना है चीज, जो मिनिमम नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ टपल्स यहाँ पर R में होगा। ये बात कंफर्म है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मिनिमम रहेगा, इन नंबर ऑफ टपल्स अगर R में मिनिमम है, क्या मिनिमम, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, मिनिमम कौन हो गया, मिनिमम में 4 वाला हो गया। तो यहाँ टपल देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 टपल्स हो गया, यहाँ 4 टपल्स हो गया। क्यों ऐसा मिनिमम हो रहा है, मिनिमम क्यों हो रहा है, तो मिनिमम होने का रीजन ये है कि ये 1 to 1 मैपिंग है, ये 1 to 1 मैपिंग है, ठीक है। तो 1 to 1 मैपिंग है, तो एक है जो किसी एक एंटिटी सेट का दूसरे एक ही से मैप हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 रहे, 4 से कम भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल रिकॉर्ड्स इन रिलेशनशिप सेट इज मिनिमम ऑफ MN। मतलब क्या, ये जो रिलेशनशिप सेट है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स कितना होगा, इस दोनों का जो मिनिमम वैल्यू रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स हो सकता है कि इस दोनों का जो मिनिमम है, इसका E1 और E2 दोनों को मिलाकर जो मिनिमम है उससे भी कम इसमें टपल्स रहे, ये हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टपल्स यहाँ होगा जो इस दोनों के मिनिमम से ज़्यादा नहीं होगा। ये दोनों मिनिमम क्या है, 4 है, यहाँ क्या देखो 4 है मैक्सिमम, यहाँ 5 नहीं हो सकता है कभी, यहाँ 5 कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ 5 लिख दें, 5 रहेगा, तो यहाँ तो 4 ही है ना, और 1 to 1 मैपिंग है ना। देखो यहाँ एरो है, 1 to 1 मैपिंग है। 1 to 1 मतलब क्या है कि यहाँ रिपीट तो नहीं हो सकता है, बी का वैल्यू यहाँ रिपीट तो नहीं हो सकता है, और बी में 4 ही है, तो 4 ही वैल्यू है। बिना रिपीटेशन को, बिना इसके रिपीटेशन का इसको तुम 5 कैसे बना लोगे, नहीं पॉसिबल है।
बिना इसके रिपीटेशन का 5 तुम कैसे बना सकते हो, नहीं पॉसिबल है। इसलिए बोल रहे हैं क्या कि मिनिमम जो रहेगा, जो इसका मिनिमम है वही इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स रहेगा। बोलो हमेशा उतना ही रहेगा इसके मिनिमम के बराबर, क्या नहीं, मैक्सिमम इतना होगा, इससे कम हो सकता है। जैसे क्या, मान लो यहां पर हम लिख दें B6 B8, ठीक है। अब यहां पर कितना है टोटल एंटिटी, 4 पहले से था, 2 हम लिखे, अब 6 हो गया। यहां पर कितना है, यहां पर 5 हो गया। 5 और 6 में मिनिमम क्या है, मिनिमम 5 है, लेकिन यहां पर तो 4 ही है, तो इसके दोनों के मिनिमम से कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है, तो देखो यहां पर A1 में देखो A4 है जो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यहां पर B6 और B8 है जो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, नहीं पार्टिसिपेट किया, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो यहां तक। इसका सिंपल मीनिंग जानो क्या, कि मैक्सिमम पॉसिबल रिकॉर्ड्स इसमें क्या रहेगा, इस दोनों के मिनिमम वैल्यू के बराबर होगा या फिर उससे कम भी रहे, कि मैक्सिमम जो है इसमें नंबर ऑफ टपल्स इस दोनों के मिनिमम के बराबर रहेगा, ठीक है। यही दोनों चीज यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है 1 to m मैपिंग, ठीक है। मतलब क्या 1 to 1 हम लोग देखें, अब 1 to many देखेंगे। इसमें क्या रहेगा, यहाँ 1 है मेनी से, एक है जो 2 से रिलेट कर रहा है, या हो सकता है एक है जो 3 से रिलेट कर जाए, ठीक है। ये चीज देखते हैं।